एक बड़ी प्यारी सी बात बोली गई है, ये जिंदगी हंसी है इसे प्यार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर भरोसा रखो और अपने ऊपर एतबार करो। जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने ही ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, दूसरे के ऊपर करे तो ना करें पर लेकिन अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते हैं। हर एक बार अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन लगाते रहते हैं कि यार ये चीज हमसे नहीं होगी। आप लोगों को क्या लगता है अगर आप लोगों से वो चीज नहीं होगी तो क्या वो जगह खाली पड़ी रहेगी? नहीं भाई, कोई ना कोई आएगा और भर के चला जाएगा। तो आप लोग अपने आप को ही क्यों उस काबिल नहीं बना लेते हैं कि ये पोस्ट मेरे लिए है और ये पोस्ट मुझे ही भरनी है और मेरे लिए ये पोस्ट है, बाकी सारी जो भी रहे, अगर एक पोस्ट है तो ये मेरे लिए है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से अपने आप को एक कॉन्फिडेंस में लाना सोच लिया और अपने ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आप लोगों की एनर्जी का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। मैक्सिमम लोग आज की डेट में ऐसे हर जगह शॉर्टकट ढूंढते हैं, किसी भी चीज को उठा लो इसका शॉर्टकट मिल जाए। आप लोग पढ़ाई में एटलीस्ट शॉर्टकट मत ढूंढो तो जिंदगी में बहुत ही आगे बढ़ोगे। अगर शॉर्टकट लेकर कोशिश करने की मतलब अचीव करने की कोशिश करोगे तो रिपीटेडली उसी साइकिल में फंसे रह जाओगे। और मैक्सिमम लोग इस तरीके के भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि वो क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि एक चुटकी बजाने से ही सब कुछ हो जाता है, यानी कि आज ये खत्म कर दे कल को ये खत्म कर दे। ऐसे नहीं हुआ करता। जिम में जब जाते हो ना, अपनी बॉडी बनाता है इंसान, रेगुलर प्रैक्टिस करता है, रेगुलर डाइट लेता है, अपने ऊपर फोकस रखता है, मीठा खाता या फिर जो भी ऐसी चीजें जो फैट बढ़ाती हैं उससे डिस्टेंस बना के रखता है। और सबसे बढ़िया बात है, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हुए प्रॉपर एक्सरसाइज करके एक अच्छी नींद लेकर एक सही तरीके से अपनी बॉडी का एनालिसिस करता है, तब जाकर एक अच्छा एक बॉडी बिल्डर बनता है। ये पढ़ाई भी कुछ ऐसी है, छोटी छोटी चीजें, हर एक सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को सोचना पड़ेगा, उसका सिलेबस देखना पड़ेगा, उसके क्वेश्चन पेपर देखने पड़ेंगे उठा के कैसे कैसे क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, और सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में जब आप लोग अंडरस्टैंड कर जाओगे तब जाकर आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और यकीन मानो वो जो रिजल्ट होगा ना, एक बार लिस्ट में जब नाम देखोगे, वो जो खुशी होगी ना, धरती पर किसी भी खुशी के बराबर आप लोग उसे कंपेयर नहीं कर पाओगे। मतलब ऐसा लगेगा कि सातवें आसमान पे हम ही है, पर उस टाइम भी अपने पैर जमीन पर ही रखने हैं, ठीक है। तो किस किस ईयर में आप लोग पेपर देने वाले हो, कौन कौन से साल की तैयारी कर रहे हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी डिस्कशन बहुत शानदार रहने वाला है। कंप्लीट नवंबर मंथ का करंट अफेयर कवर करूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है तो अपना पेशेंस बनाए रखना। जो यहां पर शॉर्ट्स वाले हैं या फिर इंस्टाग्राम की रील वाले हैं वो अभी इसको बंद कर देना, क्योंकि आप लोगों का पेशेंस जो है इसको झेल नहीं पाएगा जो रील स्क्रॉल करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर कंटेंट रहेगा और अच्छी क्वालिटी के साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे और लगातार ये वीडियो चलती रहेगी, तो शॉर्ट्स का ऑप्शन नहीं है यहां पर, ठीक है। बाकी अपना फीडबैक जरूर देना वीडियो कंप्लीट होने के बाद में कि ये वीडियो आप लोग कैसी लगी, उसके बाद में बताना, अपना सजेशन देना, और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है उनको रिकॉल करने की जरूर कोशिश करना, क्योंकि इससे आप लोग की माइंड की कैपेसिटी बढ़ती है। जो इंसान चीजों को रिकॉल करना जानता है, क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में भी जिस दिन दोस्तों जाकर बैठोगे ना, वहां पर सबसे ज्यादा जो काम आने वाली चीज है वो है आप लोग की रिकॉलिंग पावर। तो चीजों को रिकॉल करो ज्यादा से ज्यादा और फिर देखो आप लोगों का माइंड अपने आप स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएगा। किसी मेडिटेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सच्ची बताऊं तो, ठीक है। आइए तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर वनडे टाइप एग्जाम में जो भी आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के अक्सर यहां से बड़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक न्यूज जो है वो हम लोग इसके अंदर ढंग से कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं तो हेल्थ इज वेल्थ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और हमारे देश के अंदर में जब हम लोग बात करते हैं हेल्थ के बारे में तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो इस बात के ऊपर काफी फोकस करती है कि कैसे हेल्थ को मेंटेन रखना है। पर यहां पर ये जो खबर है ये थोड़ी सी दुख देने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट अगर उनको कंपेयर कर रहे हैं 2019 के कंपेयर में, तो उनकी जो रैंक हुआ करती थी 2019 में वो स्लिप होकर नीचे आ गए हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप लोग, महाराष्ट्र दे रखा है, बिहार दे रखा है, तो इनकी रैंक जो है किसी की अच्छी देखने को मिलेगी, किसी की मैक्सिमम आप लोगों को बुरी देखने को मिलेगी। पर इसमें जो पैरामीटर है ये यहां पर ये 100 वेटेज पैरामीटर को दिया गया है। किस किस के बेस पर यहां पर ये इंडेक्स चेक किया जाता है, ठीक है। तो क्या जो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं, कंप्लायंस को ये फॉलो कर रहे हैं, कंज्यूमर को क्या इसके बारे में अवेयर कर रहे हैं कि भाई साहब जैसे आप लोगों की बात करें, मार्केट में कुछ भी कभी भी खरीदने जाया करो, चाहे वो पैकेट खाना हो चाहे वो कोई मेडिसिन हो, ये आप लोगों का धर्म है, आप लोगों का कर्तव्य है, आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोग एटलीस्ट उसकी एक्सपायरी डेट चेक करो, उसके बाद में लेकर आओ। खाने के बाद एक्सपायरी डेट चेक करने का कोई मतलब बनता नहीं है, फिर वो अपना काम करेगा जो उसको करना होगा, फिर डॉक्टर के पास भागते घूमना।
इसी के साथ में ह्यूमन रिसोर्स और इंस्टीट्यूशनल डेटा के बारे में बात की जाती है, कहां कहां से क्या क्या डेटा है उसको देख के ढंग से किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है उसके ऊपर फोकस रहता है। फूड की टेस्टिंग कैसे चल रही है, वो आप लोगों ने शकल मूवी देखी है, वो 10 शकल करके मूवी थी, बेसिकली इसमें वो फूड कमिश्नर रहता है, किस किसने देखी है वो मूवी, तो वो वाली चीजें देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आपकी रैंक जो है वो इंप्रूव हुई है, और टेस्टिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की जाती है, कौन कौन सा राज्य है इसके ऊपर फोकस देकर चलता है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है ये इसीलिए लाया गया था ताकि स्टेट एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करें और कंपटीशन करके अपनी रैंकिंग यहां पर इंप्रूव करे, पर ऐसा हुआ नहीं है, यहां पर चीजें अलग ही चल रही हैं। तो इंडेक्स 2018-19 में तैयार किया गया। यहां पर बेसिकली सेफ्टी और न्यूट्रिशन फूड के बारे में हम लोग बात करते हैं। एनुअली और फाइनेंशियल ईयर अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर रिलीज की जाती है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या हो जाता है, जैसे आप लोग नॉर्मली बोलते हैं ना कि ये पर्टिकुलर, जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। पैरामीटर मैंने आप लोगों को सारे बता ही दिए, ये किस किस तरीके से इनका वेटेज है ये बता दिया। हर साल 7 जून जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। बाकी कौन कौन से राज्य ने यहां पर क्या क्या पोजीशन अपनी बना के रखी, तो ये पर्टिकुलर एक लिस्ट है, यहां पर आप लोग इसके ऊपर हल्का सा नजर डालेना। लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट और यहां पर यूटीज, तो इसके बारे में बता रखा है कि 2019 में क्या रैंक रही, 20 में क्या रही और 21 में क्या रही, तो किस किस की क्या क्या रैंक है, कौन कौन से टॉप पर है। अगर इनमें से टॉप रैंक में आपका स्टेट आता है तो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस और दे लेना, क्योंकि वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग का एग्जाम खासकर स्टेट पीसीएस के अंदर भी पूछ लिया जाएगा। यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर पूछ लेती है कि ये पर्टिकुलर रैंकिंग जो है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। इसमें ये स्टेट जो था वो अब की बार टॉप पर था, और इसके खासकर यूपीएससी का जो मेन फोकस होता है पैरामीटर। यूपीएससी अक्सर पैरामीटर पर आप लोग ये क्वेश्चन पूछती है, स्टेट पीसीएस में वैसे बन जाते हैं। और दूसरे किसी एग्जाम के बारे में बात करें तो डायरेक्ट ही बोल देंगे कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स कौन तैयार करता है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर इसको तैयार करती है। तो ये बेसिक आप लोग याद रख सकते हैं। दोस्तों बुक्स वगैरह एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जब भी कोई बुक है कोई कंट्रोवर्सी में आ गई, या फिर कोई उसका लेखक कंट्रोवर्सी में आ गया, या फिर उसको कोई अवार्ड मिल गया, या उसके लेखक को कोई अलग से कोई एक तरीके से उसको सम्मानित किया गया, उसकी डेथ हो गई, कई बार ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे इंडिया बोर्न ऑथर जिनका नाम है नंदिनी दास। उनको 2023 का अभी ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज उनको दिया गया है। तो इसके चलते आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज जो है वो किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को दिया गया है। और यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये पर्टिकुलर जो अवार्ड है पहले इसको किसी और नाम से जाना जाता था, तो इसका नाम था बेसिकली यहां पर नेफ अल रोधन बेसिकली प्राइज, ठीक है। तो नेफ अल रोधन प्राइज यानी कि नेफ अल रोधन पुरस्कार भी आप लोग इसको बोल सकते हैं, जो कि 2013 में इसको स्टेब्लिश किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को याद रखनी है, ये एक नॉन फिक्शन बुक के लिए दिया जाता है। नॉन फिक्शन और फिक्शन में क्या डिफरेंस है, किस किस को पता है जरा बताइए, देखता हूं कौन कौन बता पाता है। फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक, यानी कि जो कि अपनी कल्पना के आधार पर लिखी गई हो, मतलब कि मुझे कुछ बातें समझ में आई, उसका कोई बेस नहीं है, बस मुझे लग रहा है कि हाँ ये चीजें हो सकती है। नॉर्मली नॉवेल्स जो होते हैं वो आप लोगों को कैसे रहते हैं, वो फिक्शनल रहते हैं, जो नॉवेल्स वगैरह लिखे जाते हैं। तो यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग नॉन फिक्शनल के बारे में। ये क्या होता है, जैसे आप लोग की हिस्ट्री किताब हो गई, वो घटना घटित हुई है तभी उसके ऊपर हिस्ट्री की किताब लिखी गई है। अगर वो घटना घटित ही नहीं होती तो हिस्ट्री की किताब कैसे लिखी जाती, तो इनको आप लोग नॉन फिक्शनल बोलते हो या गैर काल्पनिक बोलते हो, क्योंकि हिस्ट्री की किताब जो है वो एक रियलिटी पे लिखी गई है, उसके पीछे बकायदा तथ्य हैं, उसके पीछे बकायदा एविडेंस है, जिसके बेसिस पर वो बुक आप लोगों के सामने पब्लिश की गई है। तो ये एविडेंस बेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर बेसिकली इंग्लैंड के जो बेसिकली इंग्लैंड या मुगल जो हमारे देश के अंदर में रहे और उनका ओरिजिन और उसके एम्पायर के बारे में कोर्टिंग इंडिया नाम से यहां पर नंदिनी दास की ये बुक है, जिसको यहां पर अभी ये प्राइज दिया गया है। इसमें जो मनी है यहां पर ये बेसिकली पाउंड स्टर्लिन में ये प्राइज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इनके द्वारा 25,000 ये पाउंड स्टर्लिन ये प्राइज दिया जाता है, ठीक है। इसको अगर आप लोग रुपये में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 26 लाख के करीब आप लोगों को रुपीज देखने को मिलेगा, यानी कि लगभग 26 लाख के करीब आज के डेट के हिसाब से, बाकी ऊपर नीचे वो होता रहता है। जो नंदिनी जी है यहाँ पर ये एक प्रोफेसर है, इंग्लिश फैकल्टी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के अंदर में, जिनको यहाँ पर ये प्राइज दिया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर बुक का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर प्राइज का नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये 3 तरीके के कैटेगरी के क्वेश्चन आप लोग यहां से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और प्यारी सी एक इन्फॉर्मेशन थी, और हमारे देश के मूल के इंसान को मिल रही है, तो हमारे लिए तो वैसे भी गर्व करने वाली बात है कि नहीं।
दोस्तों दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज एक ऐसा मुद्दा है आज की डेट में जिसके बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है, और इसको लेकर बार बार कॉन्फ्रेंस और पार्टीज भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। वो तो अलग है, उसके बारे में तो आप लोगों को बेसिकली आगे आने वाले टाइम में पता चल ही जाएगा। बाकी यहां पर जो बात की जा रही है वो है इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट के बारे में। आप लोगों से रिपोर्ट के बारे में डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। यहां पर मैं बात कर रहा हूं एडेप्शन गैप रिपोर्ट के बारे में, यानी कि जो भी यहां पर चीजें अडेप्ट करनी है उसमें गैप आ गया। जैसे नहीं आप लोगों ने टाइम टेबल बना लिया, आज का शेड्यूल रखा था, ये चीजें इस टाइम पर पढ़नी है, पर लेकिन उसमें गैप आ गया। ऐसे ही एडेप्शन गैप रिपोर्ट है यहां पर, ये पब्लिश की जाती है यूएनईपी के द्वारा, यानी कि यूएनईपी का फ्लैगशिप पब्लिकेशन है। तो मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसके नीचे और भी कई सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसने क्या बताया है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने यह बताया है कि जो डेवलपिंग नेशन है आज के डेट में, ऐसे देश जो कि तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें हमारे देश का भी नाम आता है, उनके पास में क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए बहुत ही कम पैसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी ये कहने का मतलब है कि लिटिल मनी बीइंग मेड अवेलेबल टू द डेवलपिंग नेशन फॉर द क्लाइमेट एडेप्शन नीड एटलीस्ट 10 टाइम मोर, यानी कि जितनी मिल रही है उसका लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा अगर मिलेगा हम जैसे देशों को, तब जाकर हम लोग क्लाइमेट चेंज के साथ में लड़ पाएंगे। तो यूएन की रिपोर्ट में ये पब्लिश किया गया है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो यहां पर ये यूपीएससी क्या कर सकती है, डायरेक्ट स्टेटमेंट देकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेगी कि यूएनईपी के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसमें जो फंड है वो मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। स्टेटमेंट फर्स्ट, या फंड जो है उसकी रिक्वायरमेंट काफी कम है, मतलब जितना फंड है उसके कंपेयर में काफी कम है, ऐसा करके। या फिर रिपोर्ट का नाम दे देंगे, एडेप्शन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो इसके 3-4 एजेंसियों के नाम दे देंगे, तो कब पब्लिश की गई। ये यहां पर ऐसी ऐसी क्वेश्चन आप लोगों से रिपोर्ट वगैरह के बारे में बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो आप देखो, आप लोग यहां पर इसका पिक्चर भी कैसे इन्होंने पब्लिश किया है कि एक तरीके से एक दिखाने की कोशिश की गई कि आग लग रही है और यहां पर बेसिकली हमारे पास में बचाने के कुछ भी साधन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पब्लिश की गई थी 2014 से। यहां पर यूएनपी के द्वारा प्राइमरी गोल क्या रहता है, इसका प्राइमरी टारगेट क्या रहता है, यह है कि कैसे हम लोग आज के डेट में जो मेंबर हैं बेसिकली यूएनएफसीसी के, उसके साथ में मिलकर हम लोग कैसे चीजों को टैकल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक ऐसी चीज नहीं है कि मैं अकेला बोलूं कि मैं कल से जो है क्लाइमेट चेंज को ठीक कर दूंगा और बाकी सब कोयला जलाते रहें, तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन का जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसके तहत सारा काम यहां पर देखना पड़ता है सारे मेंबर को, और इसी के चलते क्या ट्रेंड चल रहा है, क्लाइमेट को कैसे हम लोग अडेप्ट कर सकते हैं, क्या गोल है। और सबसे बड़ी बात क्या होगी, मैं बोलूं कि मुझे पूरे देश के अंदर में एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव करना है, तो मैं ओनली यहां पर काम करता रहूं सिटीज के लेवल पर, मैं गांव के बारे में बात ही ना करूं, तो क्या मैं गांव का लेवल बढ़ा सकता हूं, क्या देश का लेवल बढ़ा सकता हूं। तो हमको लेकर सेंटर से लेके, स्टेट से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, तहसील से लेके आप लोगों को विलेज के अंदर में जाना पड़ेगा, अगर रियलिटी में एजुकेशन सिस्टम को आप लोग इंप्रूव करना चाहते हैं। तो ऐसा कुछ पैटर्न आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बताया गया किस किस तरीके से कहां पर क्या गया कंडीशन है, अर्ली जो वार्निंग, सोशल प्रोटेक्शन के बारे में, हेल्थ के बारे में, फिशरी के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में। सबसे खतरनाक चीज पता है क्या है, सोचो अगर जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ गया, तो जिस टेम्परेचर पर हम लोग आज की डेट में खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर अपनी बेसिकली ठीक यूज कर पा रहे हैं, आने वाले टाइम में आप लोगों को वो देखने को मिलेगा ही नहीं। तो यहां से आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डेटा यहां पर पब्लिश किया गया। फर्स्ट एडेप्शन प्लानिंग जो यहां पर इंस्ट्रक्शन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो उसके बेसिस पर कैसे कैसे प्रोग्रेस हो रही है ये बताया। पर लेकिन ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर पेपर उठाकर आप लोग देखोगे दोस्तों। ठीक है, ये भी यहां पर एक तरह की रिपोर्ट बोल सकते हैं या फिर एक तरह का इंडिकेटर आप लोग इसको बोल सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर कई सारी ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जाती हैं, कई सारे ऐसे बेसिकली इंडिकेटर या इंडेक्स वगैरह प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कई बार काफी ज्यादा न्यूज में देखने को मिलते हैं। अब यहां पर बात की जा रही है नीड फॉर द वर्ल्ड बैंक गवर्नेंस इंडिकेटर टू बी ट्रांसपेरेंट, यानी कि जो वर्ल्ड बैंक के जो इंडिकेटर हैं यहां पर जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। क्योंकि कई बार क्या रहता है कि जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं कि रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट आ नहीं पाता है। जिनका नाम वहां पर लिस्ट में नहीं होना चाहिए उनका नाम मिल जाता है, और जिनका नाम होना चाहिए वो आउट ऑफ द लिस्ट मिलते हैं। ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो कहीं ना कहीं दिक्कत देखने को मिलती है। तो वर्ल्ड गवर्नेंस जो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके इंडिकेटर हैं कि वॉइस एंड अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। जिसको कोई सुन न सके उसकी भी वॉइस आप लोगों को सुननी है, यानी कि ऐसे सेक्शन को भी समाज में साथ लेके चलना है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और नो वायलेंस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है,
जिस देश में आप लोग को देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान में चले जाइए या आप लोग आज की डेट में पैलेस्तीन में चले जाइए या फिर किसी भी ऐसे देश में आप लोग बात कर लीजिए जहां पर टेररिज्म काफी लार्ज स्केल पर है, तो वहां पर ग्राउंड लेवल पर आप लोगों को लोग भी हंसते खेलते नजर नहीं आएंगे। ठीक है, वॉयलेंस देखने को मिलेगा, गवर्नमेंट के जो इफेक्टिवनेस देखने को मिलेगी। यहां पर जब तालिबान यहां पर नहीं रूल कर रहा था, जब यूएसए रूल कर रहा था, उस टाइम पर भी डबल गवर्नमेंट चल रही थी। एक साइड में तालिबान चला रहा था सरकार, एक साइड में वहां पर उनके जो गनी साहब हैं वो सरकार चला रहे थे। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर समझ सकते हो। ठीक है, रेगुलेटरी क्वालिटी की बात की जा रही है, किस तरीके से आप लोग चीजों को रेगुलेट करके चल रहे हो। करप्शन को कंट्रोल करना, करप्शन एक इतनी घटिया चीज है, ये हमेशा आप लोग को एक गरीब तबका जो होता है ना सोसाइटी का, उसके ऊपर इंपैक्ट डालती हुई नजर आएगी। रूल ऑफ द लॉ होना चाहिए, यानी कि कानून के हिसाब से सब चीजें होनी चाहिए। यानी कि मेरे लिए कानून जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होता, एक गरीब इंसान के लिए इंप्लीमेंट होता है। यानी कि मेरे लिए भी इंप्लीमेंट होना चाहिए और गरीब इंसान के लिए भी। यानी कि ऐसे नहीं कि हम बहुत बड़े हो गए या फिर कोई गरीब इंसान है उसको पीछे छोड़ के चले गए। तो सबको साथ में लेकर चलना है, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई प्रेसिडेंट हो। अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा सबको इक्वल मिलनी चाहिए, चाहे कोई कितना भी रसूखदार इंसान क्यों ना हो। तो ये वर्ल्ड में गवर्नेंस का जो लेवल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और ये इंडिकेटर जो है ये यहां पर बेसिकली प्रॉपर प्रस्तुत करने चाहिए। तो ये याद रखना, वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडिकेटर जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसकी जो रैंकिंग है बेसिकली ये 215 कंट्रीज और जो टेरिटरीज हैं उनको सबको मिलाकर ये प्रस्तुत किया जाता है। और 6 डायमेंशन मैंने अभी आप लोगों को बता दी। इसको सबसे पहले 1999 में वर्ल्ड बैंक के साथ में बेसिकली वर्ल्ड बैंक के 2 जो रिसर्चर थे जिनका नाम था डेनियल कुफमैन और इसी के साथ में आर्ट कैरिए, तो इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था यहां पर ये। ठीक है, डेटा जो रहता है वो अपडेट किया जाता है एनुअली, यहां पर ये आप लोग याद रखते हैं, तो फिर इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां पर इस इंडिकेटर के बारे में बेसिकली ये इंडिकेटर क्या है और इसके अलग अलग कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके ऊपर ये इंडिकेटर प्रस्तुत किया जाता है, और फिलहाल के टाइम पर इसके अंदर में ट्रांसपेरेंसी की बात करते हुए ये न्यूज में आए, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस इंडिकेटर वगैरह पे बन जाते हैं आप लोग के। ठीक है, तो देखो बेसिकली बात यह है कि भले ही आप लोगों से क्वेश्चन कोई भी पूछ जाए, पर आप लोगों को एटलीस्ट इतना तो तैयार करके जाना है जितना आप लोगों को एटलीस्ट इस वीडियो में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होते हैं वही मैं आप लोगों के कवर करता हूं, क्योंकि जो डे बाय डे की वीडियो होती है उसमें आप लोगों को पता है कि वो खुद की वीडियो जो होती है वो इतनी लंबी रहती है, तो उसमें एक अलग ही लेवल पर चीजें चलती है। तो उसका निचोड़ आप लोग इसको बोल सकते हो। अगर रेगुलर वाली वीडियो फॉलो करोगे तो उससे बढ़िया तो कुछ बात ही नहीं है, पर अगर ये भी फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करोगे एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर, ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं। तो ये तो कम से कम नहीं छोड़ के जाना है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है हमारे देश के अंदर में टैलेंटेड लोगों की कमी है या फिर हमारे देश में टैलेंटेड लोग जो हैं भरे पड़े हैं? यहां पर बात की जा रही है कि हमारा देश यानी कि भारत यानी कि इंडिया वो स्लाइड हो गया है शार्पली ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर में। यानी कि ग्लोबल लेवल पर जो टैलेंट से रिलेटेड जो इंडेक्स देखने को मिलते हैं उसमें हम लोग जो ब्रिक देश हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उनमें भी इवन वर्स कंडीशन हमारी देखने को मिलेगी। ये बात इनके द्वारा बताई गई है। तो ये सोचने वाली कंडीशन है। यहां पर हमारी जो रैंक है वो 103 है, पहले हमारी रैंक जो है वो 83 थी, 83 से खिसक कर हमारी रैंक जो है वो 103 हो गई है। हमसे नीचे नेपाल 107 पर है, हमसे नीचे पाकिस्तान 109 पर है, ईरान और बांग्लादेश ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। अगर बात की जाए तो श्रीलंका भी हमसे ऊपर है यहां पर, इसी के साथ में किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये देखने को मिलेंगे। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी रैंक जो है इनके द्वारा बोला गया काफी नीचे यहां पर देखने को मिल रही है। इसमें अगर बात करें, अगर टॉप कंट्री के बारे में आप लोगों से बोला जाए तो सिंगापुर और स्विट्जरलैंड 2 ऐसे देश हैं जो कि टॉप पर बैठे हुए हैं, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, डेनमार्क, नीदरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, यूके ये सारे वो देश हैं, और लग्जमबर्ग जो कि आप लोगों को टॉप पर यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं। यहां पर इसमें ये इंडेक्स जो है तैयार करने के लिए बहुत सारे इनपुट्स हैं इनके, और फिर आउटपुट इसको देखते हैं कि किस किस तरीके से चीजें हम लोग देखकर चल रहे हैं और क्या क्या यहां पर आउटपुट आ रहा है निकलकर। इसमें हमारी रैंक अब की बार 103 आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा। और चाइना जो है वो टॉप है, अगर ब्रिक कंट्री के मामले बात करें 40 नंबर पर। ठीक है, तो हमसे तो लगभग काफी आगे है चाइना अगर देखेंगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन एक तो अपनी रैंक के बारे में पूछा जा सकता है, दूसरा दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ये एनुअली यानी कि हर साल पब्लिश किया जाता है, हर साल चेक करते हैं, लोगों की बेइज्जती करते हैं कौन कितना टैलेंटेड है। ठीक है, तो यहां पर ये पब्लिश किया जाता है INSEAD के द्वारा। अब यहां पर ये जो नाम है, जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा था मैंने कहा यार ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म सर्च करी तो फुल फॉर्म भी नहीं मिली। ठीक है, रीजन क्या है, फुल फॉर्म इसकी फ्रेंच लैंग्वेज में है।
तो यानी कि ये जो शॉर्ट फॉर्म बनाई गई है, इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का शॉर्ट फॉर्म बनाया जिसको इंस्टीट्यूट यूरोपियन डी एडमिनिस्ट्रेशन डेस अफेयर का नाम इनके द्वारा दिया गया है। तो ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिट, ये एक तरीके का बिजनेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, बिजनेस स्कूल, जिसका कैंपस फ्रांस के अंदर में है। तो यहां पर अलग अलग जगह भी है, वैसे इसका कैंपस आप लोगों को मेनली फ्रांस लैंग्वेज में यहां पर चीज देखने को मिल रही है, पर कैंपस यूएई या फिर आप लोग यूएसए में भी देखने को मिलेगा। तो इसके द्वारा ये पब्लिश किया जाता है इनपुट आउटपुट मॉडल के बेस पर। जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि इनपुट इतना दो कि आउटपुट शानदार आए जिंदगी में निकलकर, तो ये बोल सकते हैं। तो यहां पर ये 10th एडिशन था रिपोर्ट का, ये 134 कंट्रीज के द्वारा पब्लिश की गई। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड ये टॉप पर थी, चाइना भी टॉप में आप लोगों को देखने को मिलेगी। 40 रैंक है यहां पर, ब्रिक रसिया की 52 है, साउथ अफ्रीका की 68 है, और देखो ब्राजील की 69 है। तो मतलब कहने का क्या हो गया कि ब्रिक की सारी कंट्री इंडिया से बहुत ऊपर है। तो ये बताने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो रैंक किस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया गया और क्या क्या यहां पर चीजें हैं, ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जिसके ऊपर इमीडिएटली एक क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। ठीक है, तो हल्का सा कम से कम आप लोगों को अंदाजा होना चाहिए। ये भी अवार्ड के बारे में क्वेश्चन है और ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोग इसके बारे में याद रख सकते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो कोविड-19 के वॉरियर को दिया गया है। 2000 जो अभी यहां पर जो आपकी बार का जो प्राइज यहां पर दिया गया, तो 2019 में जो कोविड-19 आया था उसके जो वॉरियर हैं उनके लिए यहां पर ये प्राइज जो है उसका एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ये जो प्राइज था ये इंदिरा गांधी जी की मेमोरी में 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था, और यहां पर ये जो प्राइज था ये कई सारी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी को टाइम टू टाइम यहां पर मिला है। रिसेंट का 2021 का याद रख लेना, प्रथम एनजीओ को दिया गया है। 2019 में यहां पर ये सर डेविड के नाम से याद रख लेना। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह, उनको 2017 में यहां पर दिया गया। और अब की बार का जो दिया गया कोविड-19 के जो वॉरियर थे जिन्होंने यहां पर इसके लिए बेसिकली लड़ाई लड़ी कोविड-19 के लिए, तो उनको यहां पर ये अवार्ड डेडिकेट किया गया है। इससे मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पर यह है कि ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जो यहां पर नर्सेज एसोसिएशन है इंडिया की, उनको ये अवार्ड दिया गया है क्योंकि उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस यहां पर दी। ठीक है, तो अब की बार का ये अवार्ड जो है ये इनको जाता है। ये जो अवार्ड है ये आप लोगों को 2023 का अवार्ड यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में याद रखना, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर सबसे ज्यादा जद्दोजहद किसी ने की थी तो वो हमारे डॉक्टर थे, जिन्होंने अपनी आन बान शान सारी बेसिकली जान लगा दी पूरी काम करने में, लोगों की जान बचाने में। वैसे ये अवार्ड जो है ज्यादा न्यूज में नहीं रहता है, पर लेकिन इसके न्यूज में रहने का मेन रीजन बन गया यहां पर ये वीरदास, जो कि एक जोक क्रैक करने वाले काफी एक तरीके से कॉमेडियन है, जिनको उनके हुनर के लिए ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, ये अवार्ड तो उनको मिल गया, पर लेकिन उनका ये बेसिकली हुनर जो है उस हुनर के चलते यहां पर ये अवार्ड और ज्यादा न्यूज में आ गया। अभी हुआ क्या, इनको ये अवार्ड मिला जिसका नाम है एमी अवार्ड। तो याद रखना यहां पर जो एमी अवार्ड है यहां पर ये बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे ऑस्कर वगैरह मिलते हैं मूवीज वगैरह के लिए। इसको आप लोग बोल सकते हो कि ये एक तरीके से जो यहां पर जो परफॉर्मेंस होती है, खासकर जो टेलीविजन पर या इमर्जिंग जो भी परफॉर्मर है, उनको यहां पर ये अवार्ड दिया जाता है। 1948 में इसको स्टार्ट किया गया था और फर्स्ट सेरेमनी जो इसकी हुई थी वो 1949 में हुई थी। ये 6 अवार्ड जो थे वो प्रेजेंट किए थे, इंक्लूडिंग जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग टेलीविजन पर्सनैलिटी एंड मोस्ट पॉपुलर टेलीविजन प्रोग्राम के तहत यहां पर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी हुआ क्या, वीरदास जो थे वो यहां पर इस अवार्ड को जीत कर लेकर आए और इसकी ट्रॉफी जो थी वो उनके बैग में थी। वो आकर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहां पर बेंगलुरु एयरपोर्ट के जो स्टाफ है वो यहां पर उसको चेक करते हैं, कहते हैं भाई इसमें क्या ले रहा है। तो वो कहता है कि इसमें अवार्ड है, कि मैं अवार्ड जीत के लेकर आया हूं, कि देश का नाम मैंने बाहर रोशन किया, मैं अवार्ड जीत के लेकर आया हूं। तो उसने बोला क्या कर रहा है भाई तू। तो उसने बेसिकली जो वीरदास जी हैं उन्होंने कहा कि मैं जोक सुनाता हूं। तो अच्छा, जोक के लिए भी पुरस्कार मिलते हैं के यानी कि जोक्स सुनाने के भी तुमको अवार्ड मिल रहे हैं क्या। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि इसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट जो हुआ, उन्होंने पूरा इंसिडेंट जो है वो बेसिकली आकर शेयर किया अपने ट्विटर हैंडल वगैरह पर, सोशल मीडिया पर, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वायरल हो गया। मतलब कहने का यह कि क्या बात है कि जोक सुनाने के भी अवार्ड ले रहे हैं लोग बाग। ठीक है तो ये आप लोगों की इसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ गया। तो कॉमेडियन थे जिन्होंने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता था यहां पर नेक्स्ट फ्लिट शो के लिए यहां पर, तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में था। ठीक है, तो ये वाली ट्रॉफी थी जिसके लिए यहां पर कहा कि भाई के ले रहा हो तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो एमी अवार्ड था जो कि न्यूज में आया था, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एक राइटर के बारे में जो कि आयरिश यानी कि आयरलैंड के राइटर हैं, जिनका नाम है पॉल लिंच। इनके द्वारा बुकर प्राइज जीता गया और यहां पर इनका एक सॉन्ग है जिसको बोलते हैं प्रोफेट सॉन्ग। ठीक है, तो यहां पर एक तरीके से ये जो सॉन्ग है इसके लिए यहां पर ये इनको अवार्ड दिया गया। ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है इसकी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, जैसे मैं इस अवार्ड के बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी, ये वैसे तो सबको देते ही हैं, मतलब जो कोई जीतता है उसको तो प्राइज मिलता ही मिलता है।
जो यहाँ पर ये उसको भी प्राइस देते हैं जो कि शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं यहाँ पर, यानी कि लगभग 2,500 बेसिकली लगभग 2,500 जो पाउंड है यहाँ पर ये उसको मिलता है। 2,500 पाउंड का मतलब आप लोग मोटे मोटे तौर पर लगा सकते हैं कि लगभग यहाँ पर मतलब 2.5 लाख के करीब लगा लीजिए, या फिर आप लोग 2,60,000 लगा लीजिए। और बाकी जो विनर होता है उसको तो मिलते हैं लगभग कितना, यहां पर आप लोगों को 50 वो देखने को मिलेगा 50,000 पाउंड। अभी आप लोगों को मैंने बात की थी 25,000 पाउंड के बारे में, तो ये लगभग आप लोग 26 मतलब 26 तो 25 था, ये लगभग आप लोग का 52 लाख के करीब बैठने को मिलेगा। ठीक है, तो लगभग 52 लाख रुपए यहां पर इनको मिलेंगे इस पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए। ये जो पर्टिकुलर बेसिकली अवार्ड है जिसको बुकर प्राइज है बोला जाता है, ये 1969 में स्टेब्लिश किया गया था यूके के अंदर में। और ये जो दिया जाता है अवार्ड, ये सिंगुलर वर्क जो फिक्शन रहता है उसके लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी मैंने फिक्शन नॉन फिक्शन में डिफरेंस बताया था, तो फिक्शन होता है काल्पनिक चीजों के लिए, जैसे नहीं गाना गा दिया अपना अपना खुद का, बेसिकली उसका कोई बेस नहीं है। ऐसे ऐसे गाने आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसलेस, जिनका कोई बेस नहीं आता, बस हाँ ठीक है गा दिया, तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। इसका बेसिकली आउटस्टैंडिंग जो भी फिक्शन यहां पर काम करने वाला या फिर जो बेस्ट नोवेल वगैरह, तो उसके लिए इंग्लिश में दिया जाता था पहले, कॉमनवेल्थ नेशन के लिए नॉर्मली यहां पर ये फोकस किया करता था। ठीक है, तो अब की बार किसको मिला है, किसके लिए मिला है, तो यहां पर प्रोफेट सॉन्ग का आप लोग नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है। तो बेसिक थी पर लेकिन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को नहीं है। ठीक है दोस्तों, हेल्थ के बारे में बात करूंगा, और हेल्थ एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है खासकर, और हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहां पर। ठीक है, ये जो बेसिकली बात की जा रही है ब्राजील के बारे में। ब्राजील के अंदर में यहां पर अभी जो बच्चों के कैंसर के केसेस हैं वो बढ़ गए इमीडिएटली। तो यहां पर लोगों को ये समझ में नहीं आया क्यों बढ़ गए, पर पता चला कि जो सोया प्रोडक्शन है जैसे यहां पर वो बढ़ा, उसकी वजह से यहां पर ये चाइल्ड कैंसर और डेथ यहां पर बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में काफी लार्ज स्केल पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा था और लोग इसको यूज कर रहे थे, तो उसकी वजह से यहां पर काफी ज्यादा दिक्कत यहां पर देखने को मिली। तो यहां पर जो अगर बात करें बच्चों के बारे में, तो यहां पर जो कैंसर के बारे में बात की जा रही है वो मेनली बच्चों को टारगेट करता है। कई बार ना इस तरीके का कैंसर है कि अच्छा ब्रेस्ट कैंसर होगा जो महिलाओं में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है। तो जो सोयाबीन होती है यानी इसमें प्रोटीन काफी ज्यादा पाया जाता है, तो यहां पर उसके अंदर में आज की डेट में मैक्सिमम तो चीज लोग जो है एक तरीके से कृत्रिम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर कोशिश करो कि कभी भी जैसे खाना वाना कुछ भी लो अपना, तो खासकर एक तो बाहर से लेकर एक उसमें वैसी बहुत सारी मिलावट रहती है। सब्जियां हैं, जैसे दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं उसमें सब्जियां देखो, वो दिल्ली के अंदर में जो बेसिकली यमुना रिवर है उसका पानी इतना गंदा है जिसकी कुछ हद नहीं है, बेइंतहा गंदा है, और उसी में सारी फसल उगाई जाती है, सब्जियां वगैरह आसपास में, फिर वही पूरी दिल्ली में सप्लाई की जाती है। तो इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। तो यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, यह है बेसिकली लिम्फोब्लास्टिक जो ल्यूकेमिया है बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर एक कैंसर है, ये टाइप ऑफ कैंसर है जो कि यहां पर ब्लड और जो बोन मैरो के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है और बच्चों में मोस्ट कॉमन है। अभी यहां पर ये क्लियर नहीं है कि जो डीएनए का जो म्यूटेशन हो रहा है यानी कि चेंज उसके अंदर में आ रहा है वो किसकी वजह से है जो कि यहां पर ये कैंसर बनाता है। पर इसका इलाज कोई ऐसा इलाज नहीं है आराम से कि हाँ ठीक हो जाएगा। इसके लिए कीमोथेरेपी आप लोगों को देखने को मिलेगी, और दूसरा टारगेटेड ड्रग जो होती है वो यहां पर यूज की जाती है, तब जाकर इसका जुगाड़ आप लोग ठीक ठाक कर पाएंगे। 40% कैंसर केसेज जो हैं वो ड्यू टू द टबैको कंजप्शन हमारे देश में देखने को मिलते हैं। अगर मैं अपने देश के बारे में आप लोगों से बात करूं, ओनली 1 वुमेन डाई ऑफ द जो सर्विकल कैंसर होता है एवरी 8 वीएन, ओनली नहीं 1 वुमेन। सर्विकल कैंसर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के महिलाओं के अंदर में। इसी के साथ में करेंटली 2.25 मिलियन के करीब जो लोग हैं इंडिया के अंदर में, वो किसी न किसी डिजीज के साथ में आप लोग कनेक्टेड देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर आप लोगों को देखने को मिलेगा। डेथ जो होती है यहां पर इसका नंबर बता रखा है कितने सारे लोगों की डेथ हुई यहां पर। तो कैंसर एक ऐसी प्रॉब्लम है, और मुझे तो ये बेसिकली बहुत ही करीब से मैंने देखा। मेरे जो नहीं ऐसे कुनबे में होते हैं चाचा ताऊ जी के लड़के, तो मेरे ताऊ जी के लड़के थे बेसिकली, बाबा हमारे अलग थे, तो दूसरे बाबा जी के जो बेटे थे उनके बेसिकली पोते थे, आप लोग बोल सकते हो। उनका मतलब मेरे बेसिकली भाई लग गया मेरा, एक तरीके से बोले तो ताऊ जी का लड़का था, तो उसको कैंसर हुआ। लगभग ये यहां पर 2-2.5 महीने तक मैं लगातार हॉस्पिटल के चक्कर काटे हम लोगों ने, बार बार उसकी बॉडी का ब्लड चेंज होता था। उसका जो शरीर था मतलब जैसे आज गए उसको ब्लड चढ़ा दिया तो ऐसा लगेगा वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक है, पर लेकिन हर 15 दिनों के बाद में ब्लड की जरूरत पड़ रही थी। फिर उसका शरीर ऐसा हो जा रहा था बिल्कुल बूचा हुआ सा, ऐसा नहीं बिल्कुल इसे एक बुजुर्ग लोग नहीं होते बिल्कुल जो मुंह की बिल्कुल गाल पिचक गए और वो वाली कंडीशन देखने को मिलती थी। और सबसे खतरनाक चीज जो मुझे उस टाइम पर मैंने फील की दोस्तों वो ये थी कि उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर में हर आधे पौने घंटे में रोने की आवाज आ रही थी, यानी कि हर आधे पौने घंटे में कोई ना कोई इंसान की जान जा रही थी। तो दिल्ली के अंदर में था वो हॉस्टल और बेसिकली हॉस्पिटल जो कि एक कैंसर का हॉस्पिटल है।
मतलब मैं पहली बार देखकर हैरान रह गया। मैंने कहा यार यहाँ पर जो लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, मतलब उनका दिन कैसा जाता होगा, इतने सारे लोगों की जान जाती है और कैसे उनको वो एक तरीके से ना एक दिलासा देते होंगे। वो तो बहुत ही खतरनाक चीज है यार ये कैंसर। और लाइफ स्टाइल डिजीज है कैंसर काफी हद तक। अगर मैक्सिमम तो लाइफ स्टाइल डिजीज है, तो अगर आप लोग अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी रखोगे, खाना पीना ये सारी चीजें थोड़ा और एक्सरसाइज वगैरह करते रहोगे, तो बहुत सारी बीमारियों से आप लोग बचे रहोगे। तो कोशिश करो कि जिंदगी में एटलीस्ट थोड़ा सा अपना व्यायाम वगैरह और थोड़ा सा खाना वगैरह जरूर ठीक रखिए, सोना वगैरह। और ठीक है, ये जो न्यूज मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये आप लोग हेल्थ वाली कैटेगरी में भी इसको रख सकते हैं और यहां पर रिपोर्ट वाली कैटेगरी में भी रख सकते हैं। अभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसको बोलते हैं ग्लोबल टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये रिपोर्ट, और ये प्रस्तुत की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WHO बोलते हो। तो WHO ने ये रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसमें एक बड़ा खुलासा किया कि इंडिया यानी कि भारत दुनिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी के बर्डन के केसेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे ग्लोबली। 2022 का आंकड़ा भी आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिलेगा। 30 हाई बर्डन टीबी कंट्री, जिनमें इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपीन, पाकिस्तान, ये देखने को मिलेगा। तो यहां पर ये लगभग दुनिया की 87% जो है टीबी इन्हीं के पास में आप लोगों को देखने को मिलती है। 7.5 मिलियन लोग जो है वो डायग्नोसिस किए गए यहां पर टीबी के 2022 में। और टीबी के रेट जो है न्यू केसेस के, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे न्यू केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन पर ईयर आप लोगों को यहां पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। 3.9 जो % के हिसाब से 2020 से लेके 22 में आप लोग देखोगे। यानी कि ये ऐसा नहीं कि घट रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस जो हैं ये आप लोगों को यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बीमारियां इतनी बढ़ रही है कोविड-19 के बाद में, लोगों के इम्यून सिस्टम की वैसे ही धज्जियां उड़ी हुई थी। हमारा देश यानी कि इंडिया के अंदर में रिकॉर्ड 2.8 मिलियन ये टीबी के केसेस 2022 में आप लोगों को देखने को मिले, और जिसकी वजह से यहां पर जो फैटिलिटी रेशियो था लगभग 12% लोगों की जान जा रही थी। तो समझ सकते हैं आप लोग, यानी कि 100 लोगों में से 12 लोगों की जान जा रही थी। बेस्ट एस्टिमेशन जो नंबर है डेथ का इंडिया के अंदर में, ये देखने को मिलेगा 3,42,000। ठीक है, HIV जो यहां पर जिसकी वजह से यहां पर लोगों की जान जा रही थी। और इसी के साथ में यहां पर कुछ तो ऐसे थे जो कि अमंग HIV नेगेटिव भी लोग, तो कई बार ना ऐसा रहता है, कई ना चीजें आप लोगों को रहेगा। सबसे खतरनाक चीज है कि कई बार चीजों का पता भी नहीं चलता है। ठीक है, इस तरीके से भी हाँ ठीक है कि बीमारी है, पता नहीं चल रहा है, पर इंसान को पता चला जब फाइनल डेस्टिनेशन पर आ गया। यहां पर ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बड़ी जल्दी बन जाती है, क्योंकि एक ऐसी खतरनाक बीमारी है कि लोग अक्सर पता नहीं चलता है, कई बार इसके सिम्टम्स लेट आते हैं। और जब तक इंसान हो ना, कई बार खांसी वासी हो रही है, ठीक है चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कब में वो टीबी बन गई। और जब वो टीबी बन गई, पहले इंसान ने दवाई ली, कुछ दिनों दवाई ली, उसके बाद में फिर छोड़ दी, फिर से यहां पर दवाई खाने चला गया। अब पहले जिस दवाई से वो ठीक हो सकता था इंसान, अब वो दवाई उसके शरीर के ऊपर काम नहीं करेगी, क्योंकि अब पहली दवाई को उसकी बॉडी रजिस्ट करने लगी। तो यहां पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बन जाती है, जो कि और ज्यादा खतरनाक इंपैक्ट डालती है। और ये एक तरीका हेल्थ क्राइसिस है, क्योंकि इसके लिए फिर अलग अलग कॉम्बिनेशन का डोज देना पड़ता है इंसान को, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि बॉडी सस्टेन करेगी उसको लेकर और चीजें नॉर्मल हो पाएगी। तो याद रखना, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रस्तुत की जाती है, और इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस टीबी के यहां पर देखने को मिले। तो ये एक दुखद घटना आप लोग बोल सकते हैं। ये जो न्यूज है थोड़ी सी डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी। यहां पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NOTO। तो इसको आप लोग नोटो बोलते हो। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है हमारे देश के अंदर में जो ऑर्गन डोनेट करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखती है ये ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको नोटो का नाम यहां पर दिया गया है। ये जो नोटो है यहां पर इसने ये बताया कि ऑर्गन रेसिपिएंट, यानी कि एक होता है ऑर्गन देने वाला, दूसरा होता है ऑर्गन लेने वाला। तो 5 लोग अगर ऑर्गन बेसिकली दिए जा रहे हैं 5 लोगों को, उनमें से 4 आप लोगों को मेल यानी कि मैन देखने को मिलेंगे। आप लोग खुद सोच के देखो, अगर घर में कोई पुरुष यानी कि नॉर्मल बोलते हैं घर का मर्द जो है वो बीमार हो गया, तो हमारी सोसाइटी इतनी पैट्रियार्कल है, यहां पर अगर किसी की बेसिकली अगर मदर किसी की बीमार हो जाए या फिर कोई ऐसी कंडीशन बने और एक साइड में फादर बीमार हो जाए, ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ज्यादा प्रेफरेंस, हालांकि ये सब जगह देखने को नहीं मिलता है पर सोसाइटी में देखने को मिलेगा। तो यहां पर मैं तो ये चाहता हूं देखो कोई बीमारी ना हो, ठीक है, पर लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो यहां पर फादर के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है एज कंपेयर टू, अगर दोनों की जरूरत पड़े तो यहां पर देखना आप लोग, ये अपने आसपास भी देख लेना आप लोग, मम्मी खुद नहीं मानेगी, पहले कहेंगी पहले पापा को दिलाओ, ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए मम्मी पापा को दोनों कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो मम्मी खुद पीछे हट जाएंगी, बोलेंगी पहले पापा का इलाज करवाओ। तो ये आप लोगों को सोसाइटी के अंदर में आप लोगों को जो एक तरीके से बोल सकते हैं त्याग आप लोगों को महिला का देखने को मिलेगा।
खासकर ये यहां पर साफ साफ दिख रहा है। तो ये नोटो ने बताया, जिसको आप लोग बोलते हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, उसने ये इन्फॉर्मेशन यहां पर सामने रखी है। हालांकि हमारे देश में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि हमारे देश में जो ऑर्गन डोनेशन की दिक्कत बहुत बड़ी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जल्दी से मिलती नहीं है। लोगों को जरूरत है मान लीजिए 1 लाख को, तो मिलेंगे कोई ऐसी कोई 3-4 हजार लोगों को। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। हाईएस्ट अगर बात करें नंबर ऑफ जो जिंदा ऑर्गन डोनेशन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो यहां पर दिल्ली में सबसे ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलते हैं। रीजन क्या है, यहां पर एम्स है, ठीक है। इसी के साथ में तमिलनाडु में है, केरला में है, मेघालय में है और वेस्ट बंगाल में है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजीज्ड जिसका डोनर आप लोगों के बारे में बात करें, तो यहां पर मरे हुए के बारे में बात करें एक तरीके से, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर, वो है तमिलनाडु, इसी के साथ में तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात और महाराष्ट्र। तो यहां पर अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं तमिलनाडु यहां पर भी टॉप पर है और यहां पर भी टॉप पर है, क्योंकि यहां पर इन चीजों को लेकर इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर ऑर्गन डोनेट किया जा सके। यूरोपियन देशों के अंदर में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगती है, वहां पर क्या है कि आप लोग को फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप लोग को मरने के बाद में आप लोग का ऑर्गन जो है वो कोई डोनेट न करे। एक तो ये होता है कि फॉर्म भरवाओ कि हमारे ऑर्गन जो है वो डोनेट करवा दे, वहां पर ये कंपलसरी है हर एक इंसान के लिए। जो फॉर्म भरेगा आकर कि हाँ मुझे ऑर्गन डोनेट नहीं करने, ओनली उसी का रोका जाएगा, वरना सबके ऑर्गन जो है वो डोनेट होते हुए नजर आएंगे। तो ऐसा कुछ किया जाए तो ये एक पॉजिटिव स्टेप यहां पर कहीं ना कहीं डालता हुआ नजर आएगा। तो ये नोटो के द्वारा यहां पर ये बातें बोली गई है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। ये पर्टिकुलर इसके बारे में इतना याद रखना, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस है उसके अंदर में आप लोगों को ये ऑफिस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कल को क्वेश्चन बने तो आप लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ना स्टेटमेंट देकर आप लोगों से यहां पर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताओ कि क्या है इसके बारे में, ठीक है, एक तरीके से कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है। तो इसलिए आप लोग हल्का सा अगर याद रखोगे तो आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ओके। तो इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी बीमारी जो हमारे ही देश में निकल कर आई और जिसका सबसे पहले हमारे ही देश में यहां पर बोलबाला रहा, ये बात की जा रही है KFD के बारे में। KFG नहीं, KFD। तो KFD को बोलते हैं यहां पर कैंसर फॉरेस्ट डिजीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में कर्नाटक के अंदर में जो फॉरेस्ट है कैंसर विलेज के पास में, तो वहां पर जिसको आप लोग बेसिकली यहां पर सिमोगा डिस्ट्रिक्ट भी बोल सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में 1957 में सबसे पहले इस बीमारी को देखा गया। मतलब देखा क्या गया, ऐसे नहीं कि आंखों से दिख गई, मतलब सबसे पहले वहां पर ये आइडेंटिफाई की गई और इसका नामांकन फिर यहां पर किया गया। ये जो बीमारी है ये एक तरीके की टिक बोन, यानी कि जैसे नहीं आप लोगों को मच्छर वगैरह, ये मक्खियां वगैरह, ये बेसिकली जो रहते हैं इस तरीके की चीजों से आप लोगों को फैलने को मिलती है। मेनली स्प्रेड की जाती है मंकी और या जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है उनके पास में कोई इस तरीके से ये कोई कीट पतंगा रहेगा, वो उनके टच में आके फिर आप लोगों के टच में आएगा, तो फिर ये बीमारी जो है इस तरीके से आप लोगों को फैलती यहां पर नजर आती है। तो इसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर लोगों की जान जाती है। तो एक फेटल डिजीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यहां पर अभी 2 लोगों को कर्नाटक के अंदर में इस डिजीज से ग्रसित पाया गया है। मोर्टेलिटी रेट जो है अगर 100 लोगों की हो गई है तो उसमें से कोशिश है कि मतलब 2 से लेकर 10 लोगों की जान चली जाती है, इसके बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब फेटल जो यहां पर मोर्टेलिटी रेट है वो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है, पर लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कम है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में इंक्लूडिंग महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और गोवा के अंदर में इस वायरस को बड़ी फ्रीक्वेंटली कई बार फैलते हुए पाया जाता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एक ही इन्वायरमेंट वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कैंसर फॉरेस्ट डिजीज कर्नाटक से निकल कर आती है, तो इसके बारे में इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए और अभी न्यूज में आ गई क्योंकि कुछ लोगों को ये हो गई थी, ओके। दोस्तों ये एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान की बॉडी जो है वो काफी हद तक बर्बाद होती नजर आती है। बात करते हैं सिकल सेल अनीमिया के बारे में। सिकल सेल डिजीज या फिर सिकल सेल अनीमिया, तो इसमें क्या रहता है, जो हमारी जो ब्लड सेल होती हैं जो कि हमारा बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करते हैं, उनका जो नॉर्मल साइज रहता है उस साइज से हटकर उनका साइज जो है वो दूसरा कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके चलते उनकी जो ब्लड कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी है, वो भी आप लोगों को यहां पर घटती नजर आती है। और ये कहीं ना कहीं ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, यानी कि अगर पेरेंट्स को है तो पेरेंट्स से बच्चों को होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसे देखने को मिलेगी। सिंगल जीन डिसऑर्डर की कैटेगरी में आप लोगों को यहां पर ये नजर आती है। और खासकर इसके बारे में बात करें यहां पर, तो ये एक तरीके से जो हमारी बॉडी के अंदर में आप लोगों ने सुना होगा कि माइंड को काफी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर इस तरीके से ऑक्सीजन का फ्लो जो होता है वो बना रहता है। पर लेकिन अगर आप लोग खुद सोच के देखो कि अगर हमारी वो सेल जो है जो ऑक्सीजन को लेकर चलती है, ब्लड को लेकर चलती है, अगर वही बेसिकली बीमार हो जाए तो फिर क्या काम होगा। ये इसलिए भी ज्यादा न्यूज में आ गई बीमारी क्योंकि हमारे देश में जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जा रहा था 2023 का, उस टाइम पर उन्होंने बोला कि हम लोग टारगेट रखते हैं कि 2047 तक इस बीमारी को खत्म कर देना है।
तो ब्रिटेन के अंदर में फर्स्ट जीन थेरेपी अभी यहां पर जो कि बोला गया जिसको कास्गेवी, यहां पर सिकल सेल डिजीज और थैलेसीमिया के लिए ये दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि आने वाले टाइम में ये संभावना लगाई जा रही है कि इस बीमारी का इलाज होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो देखो ये नहीं कहते कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो कोई भी अगर यार ऐसी चीजें हैं, खासकर बीमारी जिसकी वजह से लोगों की जान जाती है समाज के अंदर में, अगर उनका कोई भी इलाज हम लोग को मिल पाता है तो बड़ी बात होगी। तो इसके लिए हम लोग को फोकस देते रहना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। कुछ न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में या फिर इंटरनेशनल जो भी इवेंट होते हैं उसके बारे में। दोस्तों अभी हमारे देश के ऊपर एक पर्टिकुलर स्टडी की गई फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा, जिसको FATF की कैटेगरी में आप लोग रखते हो, इसका नाम ये बेसिकली बोला जाता है। इसके द्वारा ये बोला गया कि हमारे देश के अंदर में कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वायलेंट आप लोगों को फैलाती हुई यहां पर नजर आएंगी। ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे देश के अंदर में अलग अलग मीडियम से कहीं ना कहीं फंड इकट्ठा कर रही है और इसकी वजह से यहां पर एक वेल स्ट्रक्चर नेटवर्क उनका स्टैब्लिश है, जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नजर आती है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिपोर्ट है उसके द्वारा यहां पर ये पब्लिश किया गया है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज क्या बनती है कि FATF क्या है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन पहले ही पूछे जा चुके हैं। तो याद रखना है FATF जो है ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि गलत तरीके से कमाया गया पैसा जो है वो सिस्टम में आना और टेररिस्ट फाइनेंसिंग यानी कि टेररिस्ट जो है उनको किसी भी तरीके से फाइनेंस करने से रोकने का काम करती है। इस ग्रुप का उद्घाटन जो किया गया था वो G7 कंट्रीज के द्वारा किया गया था। सिग्निफिकेंस यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इनके पास में पावर है कि कई देशों को ये ब्लैक लिस्ट तक यहां पर कर देते हैं। जैसे ना ब्लैक लिस्ट कर दिया तो फिर वो वहीं पड़े रहेंगे, तो इससे क्या होगा, वो आगे पनप नहीं पाते हैं देश, उनके अंदर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है और बहुत सारी और भी चीजें देखने को मिलेगी। रिसेंटली अभी पाकिस्तान को अपनी उंगलियों पर नचाया था इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तो यहां पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसकी ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या है, एक तरीका यहां पर ये चेतावनी है कि अगर ये नहीं सुधारा आप लोगों ने तो ब्लैक लिस्ट में यहां पर पहुंचा देंगे। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखना, G7 कंट्रीज के द्वारा यहां पर इसको क्रिएट किया गया था ताकि दुनिया में टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है क्वाड IPMDA के बारे में। क्वाड तो आप लोगों को पता है, क्वाड में कौन कौन सी कंट्री होती है जरा बताइए। आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तब तक एक बार ट्राई करो। इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया क्वाड के लीडर्स के द्वारा। और यहां पर जो क्वाड के जब लीडर्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को इंडिया देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को जापान देखने को मिलेगा, इसमें ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, इसमें आप लोगों को USA देखने को मिलेगा। तो इन देशों का नाम तो आप लोगों को यहां पर पता है, पर वो वाला क्वाड जो है वो दूसरा क्वाड है। यहां पर दूसरा क्वाड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। अब ये क्वाड कौन सा आ गया, यहां पर आप लोगों को USA, इंडिया, इसी के साथ में इजराइल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा और नेक्स्ट यहां पर आप लोगों को नजर आएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इनके द्वारा मिलकर यहां पर ये क्वाड बेसिकली नया बनाया गया जिसको वेस्ट एशिया का क्वाड यहां पर बोला गया। और इवन कई सारे लोगों ने तो इससे क्वाड 2 का भी नाम दिया, ठीक है। तो वो वाला क्वाड जो है और ये वाला क्वाड जो है दोनों में आप लोग फर्क समझिएगा। ये वेस्ट एशियन क्वाड के द्वारा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अनाउंस किया गया यहां पर क्वाड के लीडर के द्वारा 2022 में। यहां पर जो बेसिकली जो ये पर्टिकुलर जो इसका बारे में बात की जा रही है, दोनों में डिफरेंस समझेगा आप लोग यहां पर, ठीक है। वो वाला क्वाड और ये वाला क्वाड, 2 क्वाड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मैंने ये वाला क्वाड भी बता दिया। तो ये जो यहां पर ये अनाउंस किया गया, ये किया गया है उस क्वाड के द्वारा जिसमें जापान भी आप लोगों को देखने को मिलता है और एक क्वाड यहां पर आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो पर्पज ये कि कैसे मैरी टाइम जो चीजों को इनहेंस कर सकते हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में, क्योंकि वो वाला क्वाड जो है वो वेस्ट एशिया के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया पैसिफिक यहां पर इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के प्रोग्राम के बारे में ये वाला क्वाड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो वाला क्वाड जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में आप लोग को जापान और ऑस्ट्रेलिया ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कई बार तो कॉमन सेंस भी आप लोग क्वेश्चन जो है वो काफी हद तक सोल्व करवा देती है, बस थोड़ा सा आप लोगों को फोकस करना है उसके ऊपर में, ओके। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आप लोग हेल्थ के बारे में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर एक पर्टिकुलर आप लोगों को इनिशिएटिव के बारे में मैं डिस्कस करूंगा और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इंटरनेशनल रिलेशन की भी बात यहां पर की जाएगी। तो कई डायमेंशन से इस टॉपिक को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे देश के अंदर में जो श्री भगवंत जो कुबा करके यूनियन मिनिस्टर स्टेट केमिकल फर्टिलाइजर, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था यहां पर नीदरलैंड के अंदर में। जब यहां पर ये मिनिस्टर थे तो उनके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया ये वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम के अंदर में, जो कि यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्टार्ट की गई थी। याद रखना वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में
LPF के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहां पर यह किया गया कि कैसे हम लोग आज की डेट में जो मेडिसिन है या फिर जो हेल्थ से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उनको लोकल एरिया में उनका एक्सेस प्रोवाइड करा सकते हैं या फिर उनकी एक्सेस जो है वो लोगों तक बढ़ा सकते हैं। तो लोकल जो यहाँ पर लोकल प्रोडक्शन एंड असिस्टेंस, इसके लिए यहाँ पर एक यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगी जो कि फोकस देकर चलती है यहाँ पर वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम के अंदर में। और ये फोकस था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। रीजन क्या था 2021 में इसको स्टार्ट करने का? क्योंकि 2019 में कोविड-19 की वजह से यहाँ पर लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे, कईयों को दवाई नहीं मिल रही है, कईयों को यहाँ पर अलग अलग चीजें यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कराई जा रही हैं, हेल्थ सिस्टम जो है वो जर्मरा गया था। तो यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किए गए, उसमें से वन हेल्थ वन वर्ल्ड वाला भी इनिशिएटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इसी पैटर्न में आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया। ठीक है, तो ये भी एक बेसिक इंपॉर्टेंट है जो बेसिकली आप लोगों से हेल्थ और इसके बारे में पूछा जाए तो याद रखना। नेक्स्ट यहां पर जो न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी ये है रसिया और यूक्रेन के चलते यहां पर जो लड़ाई अभी उनके बीच में छिड़ी हुई है, तो उसके चलते यहां पर रसिया जो है वो अपने ऊपर जो बाउंडेशन लगे हुए थे पास्ट के, उन बाउंडेशन को तोड़कर बाहर निकल रहा है। रसिया ने अभी यहां पर जो ट्रीटी थी उससे अपना हाथ खींच लिया है और ये ट्रीटी साइन की गई थी 1990s में, ताकि और ज्यादा हथियार वगैरह यहां पर आगे आने वाले टाइम में न बनाए जा सके। तो 1992 में इस ट्रीटी को बेसिकली फोर्स में लेकर आया गया था। ये कन्वेंशनल जो वेपन होते हैं जैसे टैंक होता है या लड़ाकू हवाई जहाज होते हैं, तो जिस तरीके के यहाँ पर ये वेपन होते हैं, मतलब एक तरीके से एयर कम्बैट जो नहीं, एक कम्बैक्ट एयरक्राफ्ट हो गए या कम्बैक्ट हेलीकॉप्टर हो गए या आर्टिलरी हो गया, यानी कि लड़ाई में यूज करने वाले हथियार। तो उस टाइम पर यहाँ पर रसिया, जो कि बोल सकते हो आप लोग यहाँ पर आज की डेट में जिसको रसिया बोलते हो, पहले यूएसएसआर था, तो कोल्ड वॉर जैसे ही खत्म हुआ तो ये साइन किया गया कि कोई भी ऐसी होड़ में नहीं लगेगा और हम लोग कुछ ऐसे हथियार नहीं बनाएंगे जो कि आगे आने वाले टाइम में दिक्कत करते हुए नजर आए। यहां पर उसके चलते ये साइन किया गया और साइन भी यहां पर ये वॉरसा पैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली जिस तरीके से यहां पर नेटो है उसी तरीके से आप लोगों को यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती थी जो कि यहां पर बेसिकली एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आप लोग यहां पर बोल सकते थे। ये काउंटर करने वाली थी जैसे कि नाटो था। तो नाटो एक तरीके से अलग था, सोवियत यूनियन और कई सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री ने मिलकर इसको बनाया गया था ताकि इसके साथ में डील कर सके। पर लेकिन आगे चलकर ये सारी चीजें जो है वो एंड हो गई। रीजन क्या था? रीजन ये था कि कोल्ड वॉर खत्म हो गई और उसको लेकर यह था कि अब शांति में रहकर चलते हैं। तो ये ट्रीटी यहां पर रसिया को फोर्स करती थी कि ज्यादा वेपन की तरफ को आप लोग न भागो। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर माहौल ऐसा बन गया कि रसिया को इससे बाहर निकलना पड़ गया। यूक्रेन लड़ाई के चलते पूरा यूरोप और यूएसए आज की डेट में यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, तो माहौल जो है रसिया के फेवर में किधर से भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो रसिया ने इसको टाटा बाय बाय सी यू टुमारो बोलकर बाहर निकल गया। तो इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो याद रखना ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म फोर्स जो यहां पर यूरोप में थी, यहां पर ये 1992 में इसको साइन किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इंडिया ने अभी यहां पर 2+2 डायलॉग जो मिनिस्ट्रियल डायलॉग है यहां पर वो देखने को मिला। यहां पर बेसिकली विद यूएसए के जो लीडर थे वो हमारे देश में थे यहां पर, तो उसके चलते 2+2 डायलॉग जो है वो यहां पर सामने निकल कर आया था। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यह कि 2+2 डायलॉग में कौन कौन मिलकर यहां पर काम करते हैं। टोटल मिलाकर 4 लोग इसमें आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दोनों देश के डिफेंस के मिनिस्टर और दोनों देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर या फिर फॉरेन मिनिस्टर आप लोग बोल सकते हो। तो 2+2 डायलॉग जो इंडिया यूएसए के बीच में देखने को मिलता है, तो 2+2 डायलॉग में पार्टिसिपेंट किया जाता है 2 हाई लेवल डिग्नेटरी के द्वारा, अलग 2 देश के हाई लेवल डिग्नेटरी के साथ में। और प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद में ये सेकंड हाईएस्ट जो आप लोगों को डायलॉग देखने को मिलता है, जो कि यहां पर एक दूसरे के साथ में मिलकर कैसे हम लोग काम कर सकते हैं उसके ऊपर काम करता है। और मेन मुद्दा क्या है 2+2 डायलॉग का? क्योंकि यहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, तो इससे फायदा यह है कि इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस के बारे में कैसे मिलकर हम लोग काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, और ऐसा ना कि इंडिया जो है बस इन्हीं के साथ में डायलॉग रखता है। यहां पर बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी है, जापान के साथ में भी है, यानी कि क्वाड ग्रुप के साथ में तो है यही है। यूनाइटेड किंगडम और रशिया के साथ में भी 2+2 डायलॉग इंडिया का आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिसेंटली जो 2+2 डायलॉग ये आप लोगों को देखने को मिला, ये कहां पर हुआ? ये आप लोगों को इंडिया में यहां पर होता हुआ नजर आया। ठीक है, तो इसके चलते यहां पर न्यूज में था, क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना कतई नहीं है। चाइना को टैकल करने के लिए कई सारे हथियार आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जो कि यहां पर आज की डेट में यूएसए और उसको जापान भी आप लोगों को बिछाता हुआ यहां पर नजर आता है। तो IPEF ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, जिसको इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क एंड प्रोस्पेरिटी बोलते हैं। ये लॉन्च किया गया था फ्री, ओपन, फ्री, इंक्लूसिव, इंटरकनेक्टेड, रेजिलियंट, प्रोस्पेरस इंडिया और जो बेसिकली पैसिफिक ओशन है, इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखने के लिए।
इसमें हमारा देश भी पार्टिसिपेंट है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और भी कई सारे हैं। इनका बेसिक पर्पज क्या है? कोविड 19 के टाइम पर चाइना ने लॉकडाउन लगा दिया, तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो चाइना के अंदर में अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस रखती थी, तो इसके चलते उनका मैन्युफैक्चरिंग का जो सिस्टम है वो बर्बाद होता हुआ यहां पर नजर आया। तब से लेके इन्होंने डिसाइड किया कि कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो तब से इन्होंने अपना खुद का सप्लाई नेटवर्क बनाने की कोशिश की, और जापान ने और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा मिलकर यहां पर बहुत ही अच्छे से शिरकत किया गया, जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव आप लोगों को बार बार न्यूज में आता हुआ नजर आता है। तो IPEF जो है इसके बारे में याद रखना, इंडिया पैसिफिक, जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क बेसिकली इसको बोला जाता है, ठीक है। तो यूएस लेड इनिशिएटिव है चाइना को टैकल करने के लिए, क्योंकि चाइना सबको पैसा देता है, अपने चक्कर में फांस लेता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी को कैसे बढ़ाई करना है, कैसे सप्लाई चेन को मेंटेन रखना है, उन सब मुद्दों पर काम करता हुआ यहां पर ये नजर आएगा, ठीक है। तो PIB के अंदर भी इंफॉर्मेशन कवर की गई थी काफी अच्छे से। अभी यहां पर जो बाइडेन जो कि यूएसए के प्रेसिडेंट हैं और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो यूएसए के अंदर में यहां पर एक दूसरे से मिले, जिसमें एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की जो बेसिकली इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जो मीटिंग हो रही थी। ये एक रीजनल इकोनॉमिक फोरम है जो कि 1989 में बनाया गया था, और यहां पर इसका बेसिक पर्पज है कैसे हम लोग इंटरडिपेंडेंसी को आगे लेकर चलते हुए एशिया और पैसिफिक रीजन को आगे लेकर चल सकते हैं। मैं हंस क्यों रहा हूं? अभी मैंने आप लोगों से बात की इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में। चाइना चिढ़ता है जब भी यहां पर एशिया की जगह इंडो लिख दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर ये स्टार्ट किया था कि एशिया की जगह इंडो लिखना स्टार्ट कर दो, इंडो पैसिफिक रीजन। तो नॉर्मली यहां पर इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बारे में बात की जाती है, पर लेकिन चाइना बोलता है कि एशिया पैसिफिक बोला करो इसको, ना कि इंडो पैसिफिक। तो उससे हमारा नाम जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है यहां पर, और सेक्रेटरीट आप लोगों को सिंगापुर के अंदर में देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर भी स्टार लगा सकते हैं। माना यह जा रहा था कि यहां पर नॉर्मल जो है जो रिलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे यूएसए और चाइना के, पर रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर कुछ ऐसा ज्यादा फर्क आप लोगों को नजर आ नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन यहां पर न्यूज में आ गई थी। तो ऑर्गेनाइजेशन तो याद रखना, बाकी रिलेशन इनके सुधरे ना सुधरे वो अपना आप देखेंगे, ठीक है। माइग्रेंट वाला इशू आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा कि डंकी जैसी मूवी भी इसके ऊपर बन गई कि आज की डेट में लोग जो हैं एक देश से दूसरे देश में जाते हैं कई सारे अलग अलग रीजन की वजह से, कई तरीकों की वजह से। तो यहां पर 662 इलीगल माइग्रेंट जो हैं उनको रेस्क्यू किया गया लीबिया के कोस्ट से, यूएन की एजेंसी जिसका नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, जिसको IOM आप लोग बोलते हो। तो इसलिए यहां पर ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो न्यूज में आ गई थी। आप लोगों को पता है जो म्यांमार में हुआ उसके चलते बांग्लादेश में क्या कंडीशन बन गई, 1971 में जो बांग्लादेश में हुआ था उसके चलते इंडिया में क्या कंडीशन बन गई थी। तो कई सारे लोग रिफ्यूजी के तौर पर भी आज की डेट में अलग अलग देश में रहते हैं। तो माइग्रेशन अच्छी चीज है, अच्छी प्रोडक्टिविटी लाइफ के लिए इंसान एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, वहां पर भी अपना अच्छा इनपुट देता है। पर लेकिन दिक्कत तब बनती है जब ये रिफ्यूजी की कैटेगरी में आते हैं, जिनके बिना डॉक्यूमेंटेशन के इधर उधर इंसान जाता हुआ नजर आता है। तो सिक्योरिटी थ्रेट का नाम लेकर कई बार जो कंट्री है, जो होस्ट कंट्री है, वो कई बार यहां पर इनको गलत तरीके से ट्रीट करती हुई भी नजर आती है। तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यहां पर, ये सर्विस और एडवाइस प्रोवाइड कराती है माइग्रेंट से रिलेटेड, जो भी यहां पर गवर्नमेंट या फिर माइग्रेंट से रिलेटेड कोई पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है। 1951 में इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर यूरोपियन माइग्रेशन आई थी, जो कि लोगों को रीसेटलमेंट में हेल्प कर रही थी जब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर दुनिया इधर उधर हो गई थी। तो परमानेंट ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला इसको यूएन के अंदर में 1992 में, और 175 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इंडिया भी इसका एक मेंबर है। 4 ब्रॉड एरिया है कि माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट, फैसिलिटेशन ऑफ माइग्रेशन, और एक तरीके से रेगुलेशन ऑफ माइग्रेशन एंड फोर्स माइग्रेशन के ऊपर काम करना, क्योंकि कई बार फोर्स माइग्रेशन देखने को मिलता है। फोर्स माइग्रेशन कैसा होता है? म्यांमार के अंदर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट का जैसे ही तख्ता पलटा गया था, तुरंत यहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार किए, तो बहुत सारे लोग अपनी जान बचाकर हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया में सेटलमेंट होते हुए नजर आए। सेम काम म्यांमार की आर्मी के द्वारा यहां पर जो बेसिकली रोहिंग्या कम्युनिटी पाई जाती थी, उनके ऊपर काफी अटैक किए गए, तो बांग्लादेश में भागते हुए यहां पर नजर आए। तो ऐसे इंसिडेंट आप लोगों को बड़े फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो कैसे ऐसे इंसिडेंट को रोका जा सकता है, या फिर अगर हो गए हैं तो उनके ऊपर कैसे काम किया जा सकता है, जो लोग हैं उनको कैसे एक सही जिंदगी प्रोवाइड कराई जा सकती है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना कि दुनिया में लगभग आप लोगों को देखने को मिलेंगे 3.5% लोग ऐसे हैं दुनिया के जो अलग अलग देशों में जाकर रहते हैं, वरना 96% लोग ऐसे हैं जहां पर जो पैदा होते हैं वो वहीं पर ही रहते हैं। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। पर हमारे देश की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, इसलिए हमारे देश से काफी लार्ज स्केल पर लोग जो है वो माइग्रेट होकर बाहर जाते हैं। इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा है, अगर कोई रेसिपिएंट है रेमिटेंस का, तो हमारा देश है। मतलब क्या है?
हमारे देश के लोग बाहर जाकर रहकर काम कमाते हैं, काम धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने देश में वापस भेजते हैं अपने घर वालों के पास में, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस कमाने वाला दुनिया में सबसे टॉप देश हमारा है। और अच्छी बात यहां पर यह है कि कोई आसपास में भी नहीं है, इतने टॉप पर हम लोग बैठे हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक चीज जब भी यहां पर क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं तो उसमें बात आ रही है निकलकर फंड की, क्योंकि कोई पैसा देने के लिए तैयार ही नहीं है। जिससे पूछ लो भाई साहब वो पैसा ही नहीं दे रहा है। तो यहां पर OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1961 में जिसका ढक्कन खोला गया, यानी कि उद्घाटन किया गया, जो यहां पर ट्रेड और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के बारे में या फिर प्रोग्रेस के बारे में बात करती है। और फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसने यह बोला है कि आज की डेट में तो यहां पर एक तरीके से क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर चिंता जताई जा रही है कि जितना पैसा यहां पर आना चाहिए था, जो प्रॉब्लम हो रही है उसको मिटिगेशन करने के लिए, यानी कि उसका सॉल्यूशन करने के लिए, उतना पैसा यहां पर मिल नहीं रहा है आज की डेट में। इसके द्वारा कई सारी रिपोर्ट भी पब्लिश की जाती है। वैसे तो ये प्रोस्पेरिटी, इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, इन सब के बारे में बातें करती है, पर लेकिन इसके द्वारा और भी रिपोर्ट है, जैसे इंटरनेशनल माइग्रेंट आउटलुक रिपोर्ट यही प्रस्तुत करती है। ठीक है, प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट का भी काम इसके द्वारा किया है कि इंटरनेशनल लेवल पर कहां कहां पर कौन स्टूडेंट कहां से आकर सेटल हो गए, तो उसके बारे में भी यही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट है, हल्का सा आइडिया का एटलीस्ट रखिएगा आप लोग। देखो कई बार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं जिसके बारे में नॉर्मली आप लोगों ने सुना नहीं होता है, पर लेकिन उसकी मीटिंग हो रही है और इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसकी वजह से कई बार अपने देश से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है और हम लोग वहां पर उसके मेंबर हैं, तो फिर तो इंपॉर्टेंस उसकी बढ़ी जाती है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल, जो टिम्बर होता है बेसिकली उसकी लकड़ियों को ध्यान में आप लोगों को पता है, तो उसका आसपास वाले रीजन में, जैसे कि आप लोग देखते हैं ये अपनी प्यारी पृथ्वी होगी, ये इक्वेटर हो गई, यहां पर ट्रॉपिक ऑफ आप लोग को कैंसर देखने को मिलेगा, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके आसपास वाले रीजन में जो भी यहां पर बेसिकली टिम्बर की जो फॉरेस्ट होती है एक तरीके से, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है कि कैसे यहां पर वर्ल्ड के जो फॉरेस्ट हैं उनको कंजर्व किया जाए। तो ग्लोबल लेवल पर यहां पर ये गवर्निंग बॉडी है इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका नाम आप लोग यहां पर याद रखते हैं। कैसे हम लोग सस्टेनेबल मैनेजमेंट और कंजर्वेशन कर सकते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का, और ये हर साल नॉर्मली आप लोगों को मिलती हुई नजर आती है एटलीस्ट वंस। अभी इंपॉर्टेंट क्या है इसकी, ये रिसेंटली मीटिंग अभी हुई थाईलैंड के अंदर में, तो थाईलैंड के अंदर में जब ये मीटिंग हुई तो इसका कौन से नंबर का संस्करण था, तो इसका 59 सेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो ये जो 59 सेशन था इसमें इंडिया भी बेसिकली आप लोग रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आता है, क्योंकि इंडिया जो है वो इसका मेंबर भी है। तो टोटल 75 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया मेंबर है। दुनिया में 80% जो टिम्बर के बारे में आप लोग बात करते हैं वो यहीं से निकल कर आता है, तो इंडिया इसका मेंबर आप लोग को देखने को मिलेगा। और बाकी ये रेस्पॉन्सिबल है 90% ऑफ द ग्लोबल टिम्बर जो यहां पर ट्रेड होता है। इसका हेडक्वार्टर आप लोग को योकोहामा जापान के अंदर में देखने को मिलेगा। एस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर एग्रीमेंट 1983 के हिसाब से। तो कल को चलकर अगर इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल के बारे में भी कुछ पूछे तो आप लोगों के पास में एटलीस्ट कुछ है लिखने के लिए, एटलीस्ट कुछ है प्रीलिम्स में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, तो बेसिक और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन काम आती है। मीटिंग के बारे में इतना याद रखना है एटलीस्ट यहां पर कि इसके अभी रिसेंटली आप लोग को 59 सेशन देखने को मिला। ठीक है, तो इसका जो 59 सेशन था ये सेशन आप लोग कहां पर देखने को मिला, ये सेशन आप लोगों को देखने को मिला बेसिकली थाईलैंड के अंदर में। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इस तरीके से सेशन के बारे में भी, जो कि लोकेशन के पॉइंट ऑफ से आप लोग याद रख सकते हैं। तो कहां पर हुआ, ये हुआ थाईलैंड के अंदर में। ठीक है, थाईलैंड। ओके, तो ये आप लोग याद रखना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कंफ्यूज आना नहीं है। ओके दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा सेक्शन है जिससे डायरेक्ट तो क्वेश्चन आप लोग बनते ही हैं, इनडायरेक्ट में भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो ये काफी स्टेटिक पॉइंट ऑफ से काफी बैलेंस टॉपिक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करेंगे, यहां पर बात की जा रही है इंडियन पीनल कोड के बारे में। 295A इंडियन पीनल कोड का यहां पर आप लोगों को सेक्शन देखने को मिलेगा, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर से एक केस निकल कर आया जिसमें एक स्टूडेंट को यहां पर बेसिकली टीचर के द्वारा थप्पड़ लगवाए जा रहे थे, क्योंकि वो अलग रिलीजन का स्टूडेंट यहां पर देखने को मिल रहा था। तो यहां पर जो पर्टिकुलर कार्रवाई की गई उस टीचर के खिलाफ में, तो ये की जाती है इंडियन पीनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता का 295A, जो यहां पर पर्टिकुलर आप लोगों को सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके तहत यहां पर सजा सुनाई जाती है। क्यों? क्योंकि रिलीजियस फीलिंग को इन्होंने अभी फिलहाल यहां पर हर्ट किया है, यानी कि आहत किया गया। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गिरफ्तार होंगे, नॉन बेलेबल रहेगा और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में यहां पर आता है। ये समझो कि अगर कोई ऐसा काम करता है, क्योंकि आप लोगों को पता है हमारी जो कंट्री है दोस्तों बहुत ही डाइवर्स कंट्री है, तो अगर कोई भी इस लेवल पर यहां पर हरकत करता हुआ नजर आता है कि दो गुटों को आपस में लड़ाने वाली हरकत कर दे, तो ये एक जघन्य अपराध की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो
तो इसके चलते यहां पर इसको गैर जमानती और इसी के साथ में ये एक ऐसा अपराध है जिसको यहां पर एक तरीके से ना बोला गया कि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, तो गैर सम्मानीय अपराध आप लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो कोई बेल भी नहीं है, जमानत भी नहीं होगी यहां पर, तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ओनली पनिशमेंट जो है वो यहां पर एक तरीके से इस तरीके से पनिशमेंट देना कहीं ना कहीं ये रिलीजन को भी यहां पर आहत कर रहा था पर्टिकुलर पर्सन के, जो उनके द्वारा किया गया। और आप लोगों को पता है पार्ट 3 के अंदर में जब आप लोग जाते हो संविधान में, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। तो इसमें आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक यहां पर आप लोगों को राइट टू रिलीजन के बारे में बात की जाती है और हर एक इंसान जो है वो अपना धर्म अपना रिलीजन फॉलो कर सकता है, कोई उसके अंदर में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो इसकी वजह से इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 295A न्यूज में आ गया था। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो यहां पर क्या क्या बातें की जा रही है और क्यों न्यूज में है, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में आप लोग से डिस्कस कर लिया। ठीक है दोस्तों, यहां पर ये जो न्यूज है इसमें सुप्रीम कोर्ट भी इन्वॉल्व है, NCLAT भी इन्वॉल्व है यहां पर। और तो यहां पर बैक एंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है ये यहां पर एक ऐसे केस की वजह से न्यूज में आ गया है जिसके चलते यहां पर इसके मेंबर के खिलाफ यहां पर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग की बात यहां पर की जा रही थी। ठीक है, यानी कि एक तरीके से कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात की जा रही थी, तो इसके चलते न्यूज में आ गया था। तो इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। दोस्तों ये जो स्टैब्लिश किया गया था ये सेक्शन 410 कंपनी एक्ट 2013 के तहत स्टैब्लिश किया गया ताकि देश के अंदर में कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर हैं, इंसॉल्वेंट हो गई, एक तरीके से कंपटीशन मेंटेन रखने की बात की जाती है, कोई कंपनी बर्बाद हो गई तो कैसे यहां से चीजों को ठीक करना है। तो कंपोजिशन चेयरपर्सन और जुडिशियल और टेक्निकल मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अपॉइंटमेंट किए जाते हैं यहां पर, इसके जो मेंबर हैं वो यहां पर बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वैसे पर लेकिन इनको नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट कहने के लिए अपॉइंट करती है। मेंबर जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है पर नाम प्रेसिडेंट का रहता है और हेडक्वार्टर आप लोगों को न्यू दिल्ली में इसका देखने को मिलेगा। ट्रिब्यूनल जो है बेसिकली इसका बेसिक पर्पज क्या होता है, देखो कोई भी मैटर जो है अगर हर एक मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जाएगा तो दिक्कत देखने को मिलेगी। तो ट्रिब्यूनल का बेसिक पर्पज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है ताकि कुछ ऐसी चीजें, खासकर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जैसे कि यहां पर कोर्ट के अंदर में लंबे समय तक कोई भी केस जो है वो पड़ा रहेगा तो ट्रिब्यूनल सारी चीजें जो है वो मतलब कोर्ट जो है वो सारी चीजें जो है वो संभाल नहीं पाता है। संभाल नहीं पाने का मतलब ये नहीं कि कोर्ट जो है वो हमारा कैपेबल नहीं है, कोर्ट जो है वो काफी अच्छे से कैपेबल है, पर दिक्कत ये निकल कर आती है यहां पर कि हमारा जो कोर्ट है उसके ऊपर बर्डन बहुत आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में ट्रिब्यूनल का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया जिसके बेस पर चीजों को यहां पर सुधारा जा सके। तो ट्रिब्यूनल ओरिजिनली हमारे संविधान में आप लोगों को देखने को नहीं मिलते थे, बाद में इनको संविधान में ऐड किया गया ट्रिब्यूनल को। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखेगा क्योंकि ट्रिब्यूनल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बेसिक कुछ बातें मैं आप लोग को बता देता हूं जो कि आप लोग कम से कम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो याद रखेगा। ट्रिब्यूनल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो याद रखना 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके इसको 1976 में ट्रिब्यूनल जैसी चीज आप लोगों के सामने यहां पर प्रस्तुत की गई थी। तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा संविधान में संशोधन करके इनको ऐड किया गया। तो दो तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ठीक है, और दूसरे आप लोगों को देखने को मिलेंगे ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू अदर मैटर। मतलब एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गए, उसको बोलते हैं आर्टिकल 323A के अंदर में आ गया, और बाकी अदर मैटर से रिलेटेड जो ट्रिब्यूनल आ गए वो 323B के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये ट्रिब्यूनल जो अदर मैटर है जैसे टैक्स से रिलेटेड हो गया, इंडस्ट्रियल लेबर के बारे में बात की जा रही है, लैंड रिफॉर्म के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर रेंट या फिर रेंट से रिलेटेड जो बातें हैं उसके बारे में बात की जा रही है, तो ये आप लोगों को अदर जो मैटर है उसमें आप लोगों को आता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि ट्रिब्यूनल बाकायदा एक पर्टिकुलर रीजन की वजह से एस्टेब्लिश किया गया ताकि चीजों को आप लोग अच्छे से लेकर चल सको। तो इसलिए यहां पर ट्रिब्यूनल के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कैट के बारे में जिसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हो। इसी तरीके से ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कई सारे ट्रिब्यूनल है, इवन आप लोगों को यहां पर जो ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जिसको एनजीटी बोलते हैं, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैटर देखता है। तो कोर्ट अपनी जगह ये छोटे छोटे ट्रिब्यूनल इसलिए बना दिए ताकि केस को जल्दी से निपटाया जा सके। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। दोस्तों सीबीआई एक ऐसी बॉडी है जो कि सबसे ज्यादा परेशान रहती है बेचारी। जब भी कोई सरकार पावर में आती है वो उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है, जो भी यहां पर अपोजिशन में मेंबर रहेंगे उसके खिलाफ इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, और ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली है चाहे पावर में कोई भी सरकार क्यों ना हो। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बोला गया है, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली, पर सुप्रीम कोर्ट ये बात बार बार बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बात जो है आप लोग को बता दो, आप लोग हैरान होंगे,
अब से कब लगभग 2 दशक पहले भी ये बात बोली थी, यानी कि 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। यहां पर जब ये केस आया था यहां पर, इसमें ये बोला गया था कि सीबीआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सीबीआई जो है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और यहां पर उसको इंडिपेंडेंस बनाने के लिए कई सारी बातें भी यहां पर बोली थी, पर लेकिन सरकार जो है वो इसका इस्तेमाल करती हुई नजर आती है टाइम टू टाइम। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर सीबीआई के बारे में, कि ये एक ऐसी बॉडी है जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरपोल के अंदर में। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये जो बॉडी है ऐसा नहीं कि अपने आप ही बनाई गई थी, सबसे पहले तो ये पहले भी काम करती थी। जैसे ये अपनी पावर जो है दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से निकाल कर लेकर आती है, जो कि 1946 का है। अंग्रेजों के द्वारा भी यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 में करप्शन चीजों को चेक करने के लिए। हालांकि आगे चलकर फिर इसको प्रॉपर एक कमेटी के थ्रू हमारे देश में, आजाद भारत में, ये कमेटी का नाम याद रखेगा यहां पर, संथानम कमेटी, इसके द्वारा यहां पर रिकमेंडेशन दी गई कि सीबीआई होना चाहिए। इसी कमेटी ने सीबीसी के बारे में बात की थी। तो 1962 में 64 में यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कमेटी का ड्यूरेशन, और फिर यहां पर इसको नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पर सेटअप किया गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर में, ठीक है। तो यहां पर हालांकि आगे चलकर इसको नोडल मिनिस्ट्री जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक अफेयर बना दिया, ताकि इसकी इंडिपेंडेंसी को मेंटेन रखा जा सके, और इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ये इंटरपोल के अंदर में, जो मैंने अभी बताया। तो यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखने को मिलती है, ना तो इसका कोई स्टैट्यूट है, यानी कि ना तो इसका कोई कानून है, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट से पावर लेती है। कल को इसको अगर केस लड़ना है तो लॉ मिनिस्ट्री से ये बेसिकली अपने जो है वकील लेगी, किसी को पकड़ना है तो होम मिनिस्ट्री से यहां पर ये बेसिकली एक तरीके से यहां पर सिक्योरिटी फोर्स लेगी। तो अपना खुद का कोई दायित्व नहीं है, तो इसलिए यहां पर रहता है कि सीबीआई को एक इंडिपेंडेंट ऑफिस के तौर पर सिस्टमेटिक वे में अगर हम लोग डेवलप कर दें तो आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा फायदे आप लोगों को यहां पर देखने को इसके बारे में मिल सकते हैं। तो इसलिए कई बार यहां पर इसके बारे में बातें बोली जाती है। तो विनीत नारायण केस का नाम एटलीस्ट याद रखना, लिखने के लिए भी आ जाए तो सीबीआई के बारे में, तो वो केस आप लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगा। ओके दोस्तों, ये एक ऐसी न्यूज है जिसके ऊपर आप लोग स्टार लगा सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है। इसलिए जो भी न्यूज इंपॉर्टेंट होती है मैं आप लोगों को थोड़ा सा फोकस देकर बताता हूं उसको, उनमें से एक न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहां पर बेसिकली बात की गई ट्रांजिट एंटिसिपेटरी बेल के बारे में, एफआईआर रजिस्टर की गई अदर स्टेट के अंदर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्सप्लेन किया। एंटिसिपेटरी बेल क्या होती है पहले तो आप लोग ये समझिए, आप लोगों को समझ में आएगा। अगर किसी एंटिसिपेटरी बेल, क्या मैं सारी ही बेल आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, एक एक कर आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं रेगुलर बेल के बारे में। रेगुलर बेल जो है यहां पर कोर्ट के द्वारा यहां पर दी जाती है जब यहां पर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि उसको इसलिए पकड़ा गया था कि यहां पर यह लग रहा था कि ये कोई ऑफेंस कर देगा, ठीक है। तो ऑफेंस के सस्पिशन में उसको गिरफ्तार कर लिया गया, पर लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो उसको रेगुलर बेल मिल गई नॉर्मल तरीके से। एंटिसिपेटरी बेल क्या है, मान लीजिए कोई जाने माना कोई बिजनेसमैन है या कोई बड़ी हस्ती है, यहां पर उसके खिलाफ यहां पर एफआईआर दर्ज हो गई। अब उस इंसान को गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे उसके नाम एफआईआर दर्ज होगी, तो गिरफ्तार करने से हो सकता है उसकी कंपनी बहुत बर्बाद हो जाए, या फिर जो काम कर रहा है वो उसका ठप हो जाए। क्यों? क्योंकि उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, और बाद में पता चला कि यहां पर उस इंसान के ऊपर में जो आरोप लगाए गए थे वो भी गलत है। तो यहां पर एंटिसिपेटरी बेल ले ली जाती है कि अगर कल को कोई गिरफ्तार करे उससे पहले हम लोगों को बेल मिल जाए कि जेल में न जाना पड़े। तो सेक्शन 438 सीआरपीसी जो है यहां पर इसके बारे में प्रोविजन करती है, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। इसी के साथ में यहां पर इंटरिम बेल आप लोगों को देखने को मिलेगी। जब एंटिसिपेटरी बेल यहां पर न मिले या फिर रेगुलर बेल यानी कि पहली और दूसरी यहां पर न मिले, तो शॉर्ट टाइम के लिए इंटरिम बेल यहां पर मिल जाती है एक राहत देने के लिए। तो इसके चलते ये इंटरिम बेल जो है वो काफी ज्यादा आप लोगों को न्यूज में देखने को मिलती है। डिफॉल्ट बेल का क्या मतलब यहां पर बोला गया है, ये बेसिकली एक ऐसी बेल है जो कि 60 से लेकर 90 दिन का टाइम हो गया इंसान को पकड़े हुए, पर अब तक उसके खिलाफ कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई है। तो मतलब कहने का यही हो गया कि पकड़ तो लिया है पर लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहे, कोई चार्जशीट नहीं ला रहे, तो उसको छोड़ दिया जाता है। एक बेल आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर किसी इंडिविजुअल को ग्रांट की जाती है मेडिकल ग्राउंड पर कि हां इसको बहुत ही सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो उसके बेस पर यहां पर इसको बेल प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये काइंड ऑफ बेल जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाए तो इसके बारे में याद रखेगा। वैसे इनमें से आप लोग कौन कौन सी बेल के बारे में पता था, जरा बताइए कौन कौन सी बेल का आप लोगों को यहां पर आइडिया था, ठीक है। और फीडबैक दे दिया करो यार, लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग फीडबैक दे सकते हो अपना, अगर अच्छा लगता है तो लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, और इसको आप लोग दूसरों के साथ में शेयर भी कर सकते हो अगर आप लोग इससे फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग कर दिया करो बिना बोले, क्योंकि ये एक तरीके से फीडबैक होता है यूट्यूब के लिए भी, वो इसी बेसिस पर फिर लेक्चर को आगे फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक बातें, बताइए कौन सा इनमें से आप लोगों को पता था।
दोस्तों यहां पर हम लोग बात करेंगे गवर्नेंस के बारे में, कैसे कैसे शासन प्रशासन काम चलता है, तो उसके बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, कई सारी स्कीम्स वगैरह आती हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी और बड़ी ही प्यारी सी न्यूज है। कई बार कई सारे इंसान जो है उनको पेंशन दी जाती है, पेंशन तो उनको मिलती रहती है, पर लेकिन इंसान मान लीजिए इस दुनिया में नहीं रहा, फिर भी पेंशन चल रही है, तो इसके चलते गलत जगह पैसा पहुंचता रहता है फिर वो, तो इसी के चलते यहां पर सरकार के द्वारा सारी चीजों को डिजिटल किया गया। तो यहां पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ये यहां पर बेसिकली जीवन प्रमाण आप लोग इसको बोल सकते हैं, ये एक सर्टिफिकेट यहां पर निकाल के लेकर आएंगे ताकि कोई भी पेंशनर वगैरह है या फिर कोई भी उसको सर्विस फायदा उठा रहा है तो इसका इस्तेमाल यहां पर किया जा सके। 2014 में इसका इस्तेमाल किया गया था, 2014 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि यहां पर जो भी प्रॉब्लम है यहां पर डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड पूरा प्रोसीजर जो है यहां पर इंसान का उसके पास में सर्टिफिकेट और ये सारी चीज सिस्टमेटिक वे में देखने को मिले। सबसे बड़ी बात क्या है, जो पेंशनर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर दूसरी जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के फायदा अगर उठा लें तो उनके लिए यहां पर प्रॉपर चीजें अवेलेबल नहीं रह पाती थी। ठीक है, तो यहां पर अभी यहां पर उसी के लिए बात की जा रही है ताकि यहां पर ढंग से इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये एक तरीका पॉजिटिव स्टेप है रिफेक्टिवली चीजों को यूटिलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, जीवन प्रमाण के बारे में तो क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है फॉर द पेंशनर, आधार बेस्ड बायोमेट्रिक इनेबल्ड, ये यहां पर सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके दोस्तों, डॉल्फिन मछली जो है उनको ये माना जाता है कि जहां पर डॉल्फिन पाई जाती है वो पर्टिकुलर पानी जो है वो काफी स्वच्छ है। ठीक है, यानी कि पानी की जो एक क्लीनिनेस है उसका भी यहां पर एक तरीके से यहां पर इंडिकेटर डॉल्फिन को माना जाता है। अभी हमारे देश के अंदर में तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च किया गया यहां पर, ताकि मैरीटाइम इकोलॉजी जो है और उनका जो हेल्थ है बेसिकली मैरीन इकोसिस्टम का, उसको इंप्रूव किया जा सके। ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट प्रोग्राम के तहत 2023-24 के लिए यहां पर ये प्रोग्राम आप लोगों को बेसिकली देखने को मिला। ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसमें आप लोगों को नजर आएंगी चीजें। मोर देन 9 स्पीसीज जो मैरीन डॉल्फिन की है ये यहां पर इंडियन कोस्टल जो है तमिलनाडु वाले एरिया में देखने को मिलती है, तो उसके चलते कई बार यहां पर ये न्यूज में भी आती है। तो बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में आप लोग एटलीस्ट आइडिया जरूर रखना, कल को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, और बाकी आप लोगों से कोई पूछे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट जो यहां पर ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट वाला जो प्रोग्राम है, ये ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर डॉल्फिन के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये यहां पर आप लोगों को प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, ठीक है, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट एलिफेंट हो गया, ये डेवलपमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, यहां पर इसमें कई सारी स्कीम्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीका अम्ब्रेला स्कीम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। उन एरिया में जहां पर मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये जो स्कीम थी यहां पर, ये जो यहां पर बेसिकली इंप्लीमेंट की जा रही थी उस टाइम पर, तो 12th जो यहां पर बेसिकली बियॉन्ड द 12th 5 ईयर प्लान जो था बेसिकली उसके बियॉन्ड 17-18 से लेके 19-20 तक आगे भी इसको कंटिन्यू किया गया। तो इसका बेसिक पर्पज यही है कि ताकि यहां पर एनिमल और ह्यूमन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि जो लड़ाई होती है, या तो जानवर की जान जाती है या इंसान की जान जाती है, उसको रोका जा सके। तो इसके चलते यहां पर ये प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आइडिया रख सकते हैं। दोस्तों ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सरकार के द्वारा एक तरीके से अवेयरनेस का प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं। कोर्ट कचहरी का नाम सुनते ही इंसान जो है वो डर जाता है कि यार पता नहीं अब क्या चलेगा, क्या क्या धाराएं लगेंगी, क्या क्या चक्कर है। पर लेकिन अगर इंसान को अवेयरनेस हो, किसी पुलिस वाले ने आप लोगों को थप्पड़ मार दिया बिना किसी रीजन के, तो उस पुलिस वाले की वर्दी उतर सकती है अगर रियलिटी में आप लोग अपने अधिकार जानते हैं, क्योंकि कोई हक नहीं है उसको आप लोगों के ऊपर हाथ उठाने का बिना किसी रीजन के। कई बार आप लोग गाड़ी लेकर जा रहे हो, रोड पर आप लोग की गाड़ी में से चाबी निकाल ली, वो कागज देख सकता है आप लोगों की गाड़ी में से चाबी निकालने का अधिकार उस इंसान को नहीं है, पर लेकिन हम लोग अधिकार अपने जानते ही नहीं है, इसलिए हम लोग उनके सामने जी हजूरी करते रहते हैं। पर लेकिन रियलिटी में वो हमारे नौकर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ये बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। तो ऐसा ही एक प्रोग्राम है जिसके बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, लीगल लिटरेसी एंड जो लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमारा जो प्रोग्राम आप लोगों के सामने नजर आता है ये आज का नहीं है, ये काफी पुराना प्रोग्राम आप लोगों के सामने है। 2021 में यहां पर 21 से लेकर 26 तक पीरियड आप लोगों को इसका देखने को मिल रहा है। तो लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जो लॉ एंड जस्टिस के द्वारा, ताकि अवेयर किया जा सके यहां पर। तो यहां पर लीगल लिटरेसी एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम है, ऐसा आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं यहां पर इंफॉर्मेशन मटेरियल लोकल लैंग्वेज से रिलेटेड, और यहां पर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी डिलीवरी, ये कैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मेन स्ट्रीम लीगल जो लिटरेसी है लोगों को इसके बारे में अवेयर कराना, कहीं ना कहीं उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना कि हमारे देश के अंदर में आज की डेट में नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी भी है जो कि फ्री लीगल एड भी प्रोवाइड कराती है। बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस है
प्रोग्राम है यहाँ पर E1 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में प्रोविजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलो देखता हूं कौन आर्टिकल बताता है। आर्टिकल में है कि लीगल सर्विस जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर कोई इंसान उसको लेने में सक्सेस नहीं है तो उसका भी प्रोविजन डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइए, देखता हूं इसका सही आंसर कौन यहां पर देता है। इंपॉर्टेंट है, काफी इंटरेस्टिंग है, इसका आंसर बताइए जरा, समझू तो मैं कि आप लोगों को कितना याद है इसके बारे में। दोस्तों बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों को देखने को मिलते हैं जो कुछ ना कुछ आज के डेट में बेचते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, पर लेकिन आज की डेट में इन सबको टक्कर देने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था 2016 में। और सबसे खतरनाक बात क्या है यहां पर, ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज बाय द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहां पर अगर सरकार के आज की डेट में ऑफिस के अंदर में आप लोगों को फोटोकॉपी मशीन देखने को मिलेगी, एसबीआई के बैंक के अंदर में जाओगे तो वहां पर पेन पेंसिल भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, बहुत सारे कागज पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। तो उन सारी चीजों के बारे में आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से तो प्रोक्योर करते होंगे, कोई ना कोई आकर बेचता होगा। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है ये एक लैंडमार्क ग्रोस मर्चेंडाइज वैल्यू लगभग 2 लाख करोड़ लेस देन इन 8 मंथ में यहां पर देखने को मिली 2023-24 के अंदर में। तो उसी के तहत यहां पर बातें की जा रही है। तो ये एक नया प्लेटफॉर्म है जहां पर खासकर जिनको कहीं वैल्यू नहीं मिलती है अमेजन जैसी चीजों पे, फ्लिपकार्ट जैसी चीजों पे, जहां पर वो अपनी दादागिरी चलाते हुए नजर आते हैं, तो गवर्नमेंट यहां पर आप लोगों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है इन सब चीजों के लिए, जो कि एक काफी अच्छा इनिशिएटिव लगा था मुझे जब इसके बारे में फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो काफी अच्छे इनिशिएटिव है यार, सरकार के लोगों को पता नहीं है तो इसलिए दिक्कत रहती है, बहुत सारी प्रोग्राम चला रखे हैं सरकार ने। ठीक है, तो ये उनमें से एक आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। इसी का एक्सटेंडेड वर्जन आप लोग बोल सकते हो। हमारे देश में बहुत शानदार काम किया गया। ये नॉर्मली पहले एयरपोर्ट पर स्टार्ट की गई थी चीजें, अभी यहां पर ये रेलवे स्टेशन पर इंप्लीमेंट कर दी। इंडियन रेलवे के द्वारा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई ताकि लोकल जो भी प्रोडक्ट है उनको यहां पर अच्छे से कवर किया जा सके। और इसमें 1000 से भी ज्यादा जो स्टेशन है उनको कवर किया जा रहा है। यानी कि मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि मान लीजिए आप लोगों के एरिया में दार्जिलिंग, आप लोग दार्जिलिंग में रहते हैं, दार्जिलिंग में टी फेमस है, तो भाई साहब टी को यहां पर उस स्टेशन पर लाकर बेचो। ठीक है, आप लोगों को यहां पर स्टॉल मिलेगा सरकार की साइड से, ताकि यहां पर आप लोगों का जो लोकल प्रोडक्ट है उसको प्रमोट किया जा सके। जैसे आगरा में जाओ तो आगरा का पेठा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, बनारस की साड़ी के बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा। इसी तरीके से अलग अलग एरिया में अलग अलग चीजें फेमस हैं। जैसे आप लोग बेसिकली अलग एरिया में किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम आप लोग बता सकते हैं, जैसे नहीं लोकल एरिया का कोई प्रोडक्ट हो गया तो उसको यहां पर रखा जाएगा बाकायदा वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत में। और ये जो स्कीम है ये इंडियन रेलवे का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। विजन ये था कि लोकल फॉर बेसिकली वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आया जा सके। इसका एम क्या है कि यहां पर बिल्ड किया जा सके रेलवे स्टेशन एज ए प्रमोशनल हब। तो यहां पर काफी अच्छा रहेगा, और वो भी इंडिजिनस प्रोडक्ट के लिए, यानी कि लोकल प्रोडक्ट को यहां पर हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं अलग अलग एरिया में, ताकि लोग इतने सारे ट्रेवल करते हैं आज की डेट में ट्रेन के अंदर में, कोई ना कोई कुछ तो खरीदेंगे, कुछ तो यहां पर लोगों के सामने चीजें आएंगी। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव मुझे लगा था जब एयरपोर्ट पर भी कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, पर एयरपोर्ट पे चले ना चले यहां पर आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आधे देश की जनता इतनी नहीं है जितनी हमारे देश की जनता जो है वो ट्रेन में ट्रेवल करती है आप लोगों को नजर आती है। तो इसलिए आप लोग यहां पर इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यूज है ये 2 तरीके से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंस यहां पर रखती है। एक तो पीआईबी के द्वारा पब्लिश की गई यहां पर, और यहां पर बेसिकली ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में है, तो क्वेश्चन आप लोगों के बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसी के साथ में यहां पर एक स्कीम के बारे में बात की जा रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो पीएम किसान स्कीम का नाम आप लोग यहां पर दे सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहां पर रिलीज किया गया 15th इंस्टॉलमेंट पीएम किसान का, ये यहां पर लिखा हुआ है। तो ये किस दिन रिलीज किया गया, ट्राइबल प्राइड डे, यानी कि जनजातीय गौरव दिवस। इंपॉर्टेंट बात अब यहीं से निकल कर आती है दोस्तों, हमारे देश के अंदर में ऐसा कोई डे सेलिब्रेट किया नहीं जाता था पहले। नवंबर 2021 में हमारे द्वारा ये इनिशिएट किया गया 2021 में कि ऐसा डे जो है वो हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जिसको जनजातीय गौरव दिवस का नाम यहां पर दिया गया। तो कैबिनेट के द्वारा इसका अप्रूवल दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहां पर चीजें पहुंच सके। तो इसके चलते ये पर्टिकुलर डे हमारे सामने निकल कर आया। और एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
जब इलेक्शन थे 2019 में यहां पर, तो उस टाइम पर इसको लॉन्च किया गया था 1 नवंबर को। हर एक किसान को 6,000 रुपए पर ईयर, यानी कि 2,000 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट यहां पर पहुंचेगी और ये पूरा का पूरा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो सेंट्रल सेक्टर ये स्कीम निकल कर आई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर की साइड से। जो यहां पर पीएम किसान मोबाइल है उसके थ्रू यहां पर चीजें पहुंची और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा यहां पर ये मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आसानी से ये चीजें पहुंचाई जा सके। तो इसके चलते यहां पर ये काफी ज्यादा फेमस जो डे भी हो गया, स्कीम भी हो गई और ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात की जा रही है। तो इसके चलते आप लोग याद रख सकते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ना कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, यानी कि सारा का सारा पैसा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉकेट से निकल के आएगा, ये आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर में स्कीम कई सारी है और इसमें से एक इंपॉर्टेंट स्कीम आप लोगों को देखने को मिलेगी यहां पर, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हमारे देश में एक ऐसी स्कीम थी जो 2015 में इसलिए लॉन्च की गई ताकि कोलेटरल फ्री लोन दिया जा सके लोगों को। कोलेटरल फ्री मतलब ऐसा लोन जिसके लिए आप लोग कुछ गिरवी न रखना पड़े। अगर आज की डेट में आप लोगों को यहां पर होम लोन लेना है तो अपने घर के कागज जो है वो बैंक के पास में आप लोगों को रखने पड़ेंगे, पर लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराया गया अप टू द 10 लाख यहां पर मिलेगा। कोई भी काम धंधा अगर कुछ करना चाहते हैं, और इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक को तो शिशु लोन बोला गया जिसमें 50,000 से नीचे का लोन मिलेगा। दूसरे को किशोर लोन बोला गया जिसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन मिलेगा। तीसरे को तरुण बोला गया जिसमें 5 से लेके 10 लाख तक का लोन मिलेगा। और यहां पर देयर इज नो सब्सिडी फॉर द लोन गिवन अंडर द PMMY। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके अंदर कोई सब्सिडी नहीं है। कई बार लोग जो कहते हैं कि इसके अंदर में छूट मिल जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर कोलेटरल फ्री लोन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, तो यहां पर कुछ लिया नहीं जा रहा है। तो इसके चलते अभी फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा यह बोला गया कि हमारे देश के अंदर में इस पर्टिकुलर लोन के अंदर में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी गई है वो दी गई है वुमेन को, ताकि महिला जो है वो अपना काम धंधा स्टार्ट कर सके। तो इससे काफी ज्यादा फायदा समाज के अंदर में देखने को मिला। ये एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालती हुई स्कीम जो है वो नजर आई। और इसका डेटा भी यहां पर आप लोग देख सकते हैं। यहां पर इसने वुमेन को 68% वुमेन को यहां पर कवर किया। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी यहां पर 51% इसके अंदर में देखने को मिले। माइनॉरिटी कम्युनिटी को 11% देखने को मिला और नए एंटरप्राइज जो इससे डेवलप हुए वो 22% के करीब आप लोगों को देखने को मिले। तो काफी लार्ज स्केल पर ये जो लोन है वो टाइम टू टाइम लोगों को दिया गया। तो इससे ग्राउंड लेवल पर एक इंसान जो है एक जॉब के पीछे भाग रहा है, एक ऐसा इंसान जो जॉब को छोड़कर यहां पर अपना कोई काम धंधा कर रहा है और वो दूसरों को भी जॉब दे रहा है, इस तरह का पैटर्न आप लोगों को यहां पर देखने को मिला। तो काफी अच्छा एक इनिशिएटिव आप लोग इसको यहां पर बोल सकते हो, जिसके ऊपर आप लोग स्टार भी लगा सकते हो। कल को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को इसको लेकर कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिक है पर लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। दोस्तों ये भी एक ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर मैं तो बोलूंगा कि अगर आप लोग एक स्टूडेंट हो तो कम से कम इसके ऊपर स्टार लगा ही लेना, क्योंकि कल को चलकर अगर आप लोग इंटरव्यू में बैठे और वहां पर पूछे इसके बारे में कि भाई साहब कोचिंग वोचिंग करके आए हुआ कहीं से, क्योंकि कोचिंग, क्योंकि सरकार तो फ्री स्कीम प्रोवाइड करा रही है, तो साथी के बारे में बात की जा रही है। इसका मतलब क्या है? सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हेल्पफुल एंट्रेंस पोर्टल। तो ये एक ऐसी स्कीम थी देश के अंदर में जो कि ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म के तरीके से नो कॉस्ट, जीरो कोस्ट पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा आईटी कानपुर के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जा सके, वो भी कॉम्पिटिटिवनेस एक तरीके से टेस्ट के लिए तैयार करने की बात की जा रही थी। एम क्या है? यहां पर बेसिकली स्टूडेंट जो है उनको ट्रेनिंग मिल सके, एक तरीके से उनका कोचिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो बच जाएगा, उनकी फी फ्री हो जाएगी यहां पर। तो ये एक ऐप डेवलप किया गया हमारे देश के अंदर में, बेसिकली एआई प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया यहां पर प्रूटर। तो ये भी आईआईटी के द्वारा यहां पर डेवलप किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर एजुकेशन जो है वो सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड कराया जा सके। क्योंकि आप लोगों को पता है कोचिंग इंडस्ट्री जो है वो कितने बड़े स्केल पर हमारे देश के अंदर में फैली हुई है, तो उसको यहां पर बेसिकली कुछ कम धम किया जाए। और यहां पर कहीं ना कहीं जो आज के डेट में आप लोगों को पता है, एक यूपीएससी की अगर क्लास लेने कोई चाहता है जिसमें ऑप्शनल वगैरह भी ऐड कर दे, तो 2.5 3 लाख तक का यहां पर लोग जो है वो काम करते हुए नजर आते हैं। तो कैसे इसको बैलेंस बनाया जा सकता है उसके ऊपर फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर कोई चीज बेकार हो सकती है तो उसका भी यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। समझने के लिए घर पे आप लोगों को पुराने टाइम पे देखने को मिलते थे, मम्मी जो है वो पापा के कुर्ते पजामे से तकिया का कवर बना लिया, पोछा बना लिया, या कोई थैला बना दिया, तो झोला वगैरह मार्केट से सब्जी लाने के लिए। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी की कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि उसी चीज का रीयूटिलाइजेशन कर लेना। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर इसके ऊपर काम करने की कोशिश की और नीति आयोग के सहयोग से यहां पर यह काम किया गया, रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपेंशन, जिसका नाम रखा गया RISE।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में याद रखते हैं। ज्वाइंट इनिशिएटिव है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जो कि यहां पर सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है यहां पर कल्चर ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, और फोकस करता है यहां पर स्टार्टअप्स और स्मॉल एंड मिड साइज जो एंटरप्राइज होते हैं। और फोकस थीम क्या है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी के ऊपर में फोकस कर रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर में फोकस कर रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में फोकस कर रहा है, और क्लाइमेट स्मार्ट मोबिलिटी, यानी कि अगर आप लोगों को कहीं जाना भी है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करो, ऐसी चीजों का इस्तेमाल मत करो जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, तो कंफ्यूजियाना नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बने तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रखनी है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तो पता होना चाहिए बेसिकली। दोस्तों जब यहां पर दिल्ली के अंदर में स्कूल जो है वो काफी ज्यादा फले फूले, काफी ज्यादा फेमस यहां पर देखने को मिले, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम, तो उसी टाइम पर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी एक स्कीम चलाई गई, और यहां पर उस टाइम पर जो यहां पर काफी इसको लेकर भी कि हाँ हमारी स्कीम जो है कॉपी मार ली ऐसी बात ही बोली गई थी यहां पर उस टाइम पर केजरीवाल सरकार की, बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम लॉन्च की गई थी, और ये फोकस था कि देश के अंदर में जो स्कूल हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचा जो है वो इंप्रूव किया जाएगा, और 14,500 स्कूल जो है देश के अंदर में उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट यहां पर मिलकर पैसा देंगी, और इसका बेसिक पर्पज ये था कि सेलेक्टिंग स्कूल्स के ऊपर फोकस किया जाएगा, सेलेक्टेड स्कूल के ऊपर, हर एक स्कूल को नहीं मिलेगा, जो यहां पर लग सकता है कि अच्छी इफेक्टिव काम कर सकते हैं उनके ऊपर फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये भी काफी एक अच्छा इनिशिएटिव लगा था, बेसिकली याद रखना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को भी ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है इन सब चीजों के थ्रू, तो उसी का एक पार्ट आप लोग यहां पर इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखो कोई न्यूज जैसे कि लगता है ना कि यहां पर तो क्वेश्चन बन ही सकता है, तो ये उसी कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अग्नि इनिशिएटिव है यहां पर, ये बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगा किसका इनिशिएटिव है? ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का इनिशिएटिव है, जिसका नाम रखा गया AGNI, यानी कि आयुर्वेदा ज्ञान इसी के साथ में न्यायपूर्ण इनिशिएटिव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि आज की डेट में अगर कोई आयुर्वेदा के फील्ड से कनेक्टेड होना चाहता है तो उसको ऑथेंटिसिटी यहां पर ये प्रोवाइड कराएगा, ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव प्रोवाइड कराएगा एक प्लेटफॉर्म फॉर द आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर, ताकि चीजों को रिपोर्ट किया जा सके, इनोवेट किया जा सके, प्रैक्टिस किया जा सके, एक्सपीरियंस किया जा सके वेरियस डिजीज कंडीशन, या फिर और भी जगह पर यहां पर चीजों को प्रमोट कर कल्चर जो बेस्ट प्रैक्टिस को लाकर यहां पर आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में यहां पर ये काम करता हुआ नजर आएगा। तो बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट एक इनिशिएटिव है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कल को क्वेश्चन बने तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, ठीक है? तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं, कल को आइडिया डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में, ओके? कि ऐसा कुछ था, अग्नि मिसाइल तो पढ़ रखी है, ये कौन से अग्नि आ गया, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है? यहां पर भी आप लोगों को कुछ न्यूज देखने को मिलेगी जहां से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, तो हल्का सा नजर डालते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में? एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा, रिबेट ऑफ स्टेट सेंट्रल जो लीवीज टैक्स स्कीम। ये बेसिकली एक ऐसी स्कीम है ताकि हम लोग अपने देश के अंदर से खासकर जो टेक्सटाइल वाले सेक्टर में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, ठीक है? हमारा देश का कंपटीशन किसके साथ में होता है? बांग्लादेश के साथ में होता है। बांग्लादेश कपड़े उद्योग में काफी एक फेमस कंट्री देखने को मिलेगा, और वो एक लीस्ट डेवलप कंट्री कैटेगरी में भी आता है, तो उसको वहां पर वैसे भी सपोर्ट मिल जाता है अलग अलग देश से। लॉन्च किया गया प्रोग्राम 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा, जिसके चलते छूट मिलेगी यहां पर जो भी हमारे देश के अंदर में टैक्सेस वगैरह लगाए जाते हैं उसके ऊपर में, ताकि यहां पर हमारे देश के सेंटर और स्टेट लेवल पर यहां पर जो भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, ताकि एक्सपोर्ट को हम लोग बढ़ा सके, और इसकी वैलिडिटी जो स्कीम की यहां पर आप लोगों को देखने को मिले, तो ये बेसिकली मार्च 31 2024 तक यहां पर, ठीक है? तो यहां पर ये स्कीम आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल रही है कि और इसको कैसे आगे लेकर हम लोग चल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल में जो स्टार्टअप है उनको प्रमोट करना, लैक्स ऑफ जॉब, आप लोगों को बता दूं हमारे देश के अंदर में एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज्यादा अगर किसी को जॉब मिलती है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसलिए ये काफी ज्यादा फोकस इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर दिया जाता है, जो कि कपड़ा उद्योग सेक्टर आप लोग बोलते हो। और मिले भी क्यों ना भाई साहब, इसमें सबसे ज्यादा जॉब, हर एक इंसान कोई ना कोई कपड़ा पहनता है ना, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। तो ये काफी अच्छा एक एरिया है जहां पर हम लोग को अपना काम और अच्छे से करना चाहिए, है कि नहीं? तो बेसिक है और इंपॉर्टेंट भी है, ओके? एक ऐसा बैंक जिसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है, उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसके बारे में आप लोग याद रखना, इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में सारे के सारे मेंबर जो हैं वो एशिया के हैं समझ रहे हैं आप लोग यहां पर? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसके अंदर में 400 मिलियन लोन यहां पर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि सपोर्ट कर सके अर्बन सर्विसेज, क्रिएट कर सके हाई अर्बन क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, और यहां पर डिलीवरी वगैरह वो सब चीजों को इफिशिएंटली मैनेज किया जा सके। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये काम किया जा रहा है, ठीक है?
तो इसके बारे में आप लोग बेसिक कुछ चीजें यहां पर याद रख सकते हैं, कल को क्वेश्चन पूछे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 19 दिसंबर 1966 में ये बनाया गया था, ठीक है। इसके अंदर में 68 मेंबर देखने को मिलेंगे। इंपोर्टेंट क्या है, 49 एशिया से है, बाकी के और दूसरी जगह से, जिसमें यूएसए भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यूएसए तो एशिया का नहीं है, यूएसए और जापान सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, फिर चाइना और फिर इंडिया। इंडिया का भी शेयर काफी अच्छा है, और फिर ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे यहां पर तकीही बेसिकली वतानबे। और रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है जो इसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक, जिसको एडीओ भी बोलते हैं, वो इसी के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग यहां पर रख सकते हैं याद, ठीक है। बाकी यहां पर ये स्लाइड भी है, हालांकि ये थोड़ी सी पुरानी है, इसके अंदर में कई सारे मेंबर नए हो चुके हैं, पर फिर भी याद रखना कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक या AIIB के अंदर में अगर कोई डिफरेंस आप लोगों से पूछे तो इसका इस्तेमाल वहां पर किया जा सकता है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा एरिया देखने को मिलेगा जिससे क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, खासकर यूपीएससी के लिए। तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्रीलिम्स जो होता है यूपीएससी का, वो साथ में होता है, आप लोगों को देखने को मिलेगा। किसके साथ में? याद है ना, बेसिकली इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के साथ में। और बाकी एनडीए सीडीएस में भी काफी एक आप लोगों को वेटेज देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और स्टेट पीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो अच्छे से बात करेंगे इसके बारे में। बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में? ARALAM, इसको बोलते हैं अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर अर्लम वन्य जीव जो बेसिकली अभ्यारण्य आप लोग बोल सकते हैं। केरला के अंदर में ये न्यूज में आया क्योंकि इसके अंदर में माओइस्ट के द्वारा ओपन फायर किया गया। कोई भी न्यूज अगर किसी भी पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या फिर कोई भी ऐसे रीजन से आती है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ये हो जाते हैं कि उसके बारे में बैक एंड इंफॉर्मेशन पूछ ली जाए आप लोगों से। अर्लम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी। 1984 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और वेनाड और इसी के साथ में यहां पर ब्रह्मगिरी जो पर्टिकुलर ये एरिया आप लोगों को नजर आएगा। हाईएस्ट पीक इसका क्या है? ये है काटी बेटा, ठीक है। तो काटी बेटा ये याद रखना है। यहां पर रिवर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी ये है यहां पर चिन्नाकनी, तो ये फ्लो होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के थ्रू। तो यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चिन्नकनी जो रिवर है और इसी के साथ में काटी बेटा जो यहां पर ये पीक है, इनके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना, जहां से क्वेश्चन आप लोगों के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूजियाना नहीं है, कंफ्यूजन होगा तो फिर दिक्कत देखने को मिलेगी, ओके। आप लोगों ने कई बार सुना होगा राजाजी टाइगर रिजर्व के बारे में। बहुत ही फेमस टाइगर रिजर्व है बेसिकली यहां पर ये। और ये टाइगर रिजर्व को उत्तराखंड के कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि इसके कंजर्वेशन के लिए एक फाउंडेशन यहां पर होना चाहिए, जिसका नाम रखा गया राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन। तो ये जो नाम है हमारे देश के जो सी राजगोपालाचारी जो थे, आप लोग इनका नाम आज जानते होंगे। हिस्ट्री में इनसे रिलेटेड क्या चीजें हैं देखता हूं आप में से कौन बता पाता है। इनके नाम पर इनका नाम रखा गया टाइगर रिजर्व। 2015 में बेसिकली इसको डिक्लेयर किया गया। 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। और सेकंड टाइगर रिजर्व है यहां पर आफ्टर जिम, जो यहां पर जिम कॉर्बेट जो आप लोगों को टाइगर रिजर्व देखने को मिलता है। लोकेटेड है शिवालिक रेंज हिमालय के अंदर में। और ये ट्रांजिशन जोन आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर टेम्परेट वेस्टर्न हिमालय और सेंट्रल जो हिमालय के कैटेगरी के बीच में। तो काफी डाइवर्स रीजन आप लोगों को यहां पर नजर आएगा। तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है ताकि और अच्छे से मेंटेन रखा जा सके। तो इसके लिए यहां पर टाइगर कंजर्वेशन और ये फाउंडेशन बनाया जा रहा है राजा जी के नाम से। ये जो पर्टिकुलर न्यूज है ये बात की जा रही है वाइल्ड डॉग के बारे में। जंगली कुत्ते बोल सकते हो पर लेकिन इनका नाम रखा गया प्रॉपर ढोल है या फिर वाइल्ड डॉग आप लोग इनको बोल सकते हो। ये उड़ीसा में रिसेंटली अभी फिर से देखने को मिले लार्ज स्केल पर, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गए। वरना ये आज की डेट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, IUCN में अपेंडिक्स 2 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 1972 में शेड्यूल 2 में इनको रखा गया है। और नॉर्मली ये बांग्लादेश वाले रीजन में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो फाउंड किए गए यहां पर सेंट्रल साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड है साइबेरिया वाले रीजन में, ठीक है। इसी के साथ में जो मलेशिया का जो आइलैंड है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। और अभी ये हमारे देश के अंदर में उड़ीसा में जो डिब्रूगढ़ सेंचुरी है वहां पर ये बेसिकली देखे गए। इसके चलते यहां पर ये न्यूज में आए, ओके। तो आप लोग जैसे नहीं, कई बार ऐसी चीजें होती है जो एक्सपेक्टेशन नहीं है यहां पर मिल गई, तो उसके बारे में क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो आइडिया रख सकते हैं आप लोगों का यूपीएससी क्लियर हो जाता है तो आप लोग दूसरों को गाइड कर सकते हो आसानी से कि हाँ हम लोगों ने ऐसे ऐसे अपना यूपीएससी क्लियर किया। ऐसे ही यहां पर अगर आप लोगों को नॉलेज हो जाती है तो दूसरों को बता सकते हो। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो यहां पर कंबोडिया की हेल्प कर रहा है, कैसे रीइंट्रोड्यूस करना है टाइगर को, तो उसके चलते यहां पर ये प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया यहां पर टाइगर रिजर्व जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1994 में। ये एक तरीका टेबल टॉप टोपोग्राफी होने के ऊपर बिल्कुल पर्वत टाइप में एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा।
और यहां पर केन रिवर फ्लो होती है इसके थ्रू। मेजर रिवर जो है बुंदेलखंड रीजन की, ये मध्य प्रदेश और एमपी से होकर गुजरती है और यमुना की ट्रिब्यूटरी है। केन बेतवा वाटर लिंक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और ओरिजिन पॉइंट इसका बेसिकली बताया गया यहां पर, कहां पर ये है बेसिकली एक पर्टिकुलर रीजन जो कि देखने को मिलेगा कैमूर रेंज के अंदर में। एक पर्टिकुलर विलेज का नाम भी आप लोग यहां पर याद रखते हैं, इसका नाम है यहां पर अरहीर गरवन। ठीक है, तो पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है कि कहां से लोकेटेड है, पर लेकिन कैमूर रेंज का नाम एटलीस्ट आप लोग जरूर याद रखेगा अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो। प्रोजेक्ट टाइगर हमारे देश के अंदर में स्टार्ट किया गया 1973 में, आप लोगों को पता है, मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस भी किया है। उसके चलते हमारे देश के अंदर में बार बार सेंसस भी कंडक्ट कराया जाता है जिसको टाइगर सेंसस बोलते हैं। तो बोला यह जा रहा है कि 60% इंक्रीज हो गया ओवरऑल जो यहां पर टाइगर की पॉपुलेशन में, पर लेकिन साउथ ईस्ट रीजन के अंदर में इसका हैबिटेट यानी कि जहां पर ये रहते हैं उसका लॉस जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो प्रोजेक्ट जो यहां पर टाइगर रिकवरी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 2010 में ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव के तहत यहां पर, और ये सपोर्ट किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इतनी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए यहां से जिसकी कुछ हद नहीं है। डायरेक्ट पूछा जाता है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम किसकी हेल्प से लॉन्च किया गया था, तो वर्ल्ड बैंक की हेल्प से लॉन्च किया गया था और इंडिया इसका इनिशिएटिव का पार्ट था। और यहां पर ये याद रखना, ये बेसिकली कहीं ना कहीं जो सेंट पीटरबर्ग के अंदर में डिक्लेरेशन निकल के आया था 2010 में, उसमें ये बोला गया था कि आने वाले टाइम में हम लोग को टाइगर की संख्या डबल करनी है, और इंडिया ने वो अभी रिसेंटली अचीव भी किया। तो उसकी वजह से हम लोग तो काफी अच्छे से अपनी चीजें लेकर भी चल रहे हैं यहां पर, तो इसके बारे में याद रख सकते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। इसने बताया कि इनके जो हैबिटेट है वो लॉस होते जा रहे हैं। ठीक है, गुजरात के अंदर में एक फिश है जिसको स्टेट फिश का दर्जा दे दिया गया है, जिसका नाम है घोल। घोल एक ऐसी फिश है जो कि काफी ज्यादा यहां पर महंगी आती है। यह मानते हैं कि फीमेल घोल जो है वो 3000 रुपए पर किलो के हिसाब से आती है, और मेल घोल जो है वो 5000 रुपए पर किलो के हिसाब से आप लोगों को देखने को मिलती है। इंडो पैसिफिक रीजन में ये मोस्ट एक्सपेंसिव मछली है जो पाई जाती है, और यहां पर इसकी लेंथ के बेस पर जैसे इसकी लेंथ हो जाती है तो 5-5 लाख की एक एक मछली भी यहां पर बेचते हुए पाते हैं। लार्ज फिश जो कि इंडिया के आसपास में पाई जाती है, घोल जो है इसकी आईज के लिए काफी फायदे हैं। यहां पर ये एजिंग को रोकती है, रिंकल्स चेहरे पर रोकती है, आईक्यू बढ़ाती है, ये बताया जा रहा है। मसल्स के बारे में बात की जा रही है, मसल्स की टोनिंग करती है, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन में आसपास वाले रीजन में ये घोल पाई जाती है, तो इसके चलते यहां पर इसकी काफी लार्ज स्केल पर फिशिंग होती है, इसको काफी लार्ज स्केल पर पकड़ा जाता है। गुजरात की स्टेट फिश इसको बना दिया गया है। ठीक है, तो ये चाइना में काफी हाई डिमांड है, चाइना में कई सारी मेडिसिन वगैरह और भी आप लोगों को पता है यूज किया जाता है, तो वहां पर इसकी काफी ज्यादा डिमांड भी देखने को मिलती है। तो इसके चलते गुजरात ने इसका मौका उठाया और भाई साहब स्टेट फिश डिक्लेयर कर दिया। चलिए अब अपने हिसाब से एंजॉय करेंगे, है कि नहीं। कोई भी पर्टिकुलर एरिया में अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोग कहां जाओगे, जहां पर ज्यादा रूल और रेगुलेशन नहीं देखने को मिले। ऐसा नहीं कि यहां पर फोटो भी नहीं खींच सकते, यहां पर बैठ भी नहीं सकते, तो क्या ही कर रहे हैं भाई साहब यहां आकर। तो ऐसे ही यहां पर अभी किया गया रूल जो है वो टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए दीपोर भील जो बेसिकली यहां पर आसाम के अंदर में है उसके सिंप्लीफाई कर दिए गए, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए। तो ये एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक आसाम के अंदर देखने को मिलेगी, और इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है ये एक तरीके से। बर्ड इंटरनेशनल के तहत में यहां पर इसको डेजिग्नेटेड एज है, यहां पर रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया नवंबर 2002 के अंदर में, और बायोलॉजिकल और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट भी है यहां पर। तो दीपोर भील का नाम आप लोग याद रखिएगा, जो कि एक रामसर साइट की कैटेगरी में भी आती है। तो ये इसीलिए न्यूज में थी क्योंकि यहां पर इसके रूल और रेगुलेशन सिंप्लीफाई कर दिए गए आसाम में। तो कभी घूमने जाओ तो जरूर घूम के जाना, और जरूर अपनी फोटो वगैरह शेयर करना, कैसा लगा आप लोगों को माहौल बताना, हम भी घूमने चलेंगे फिर, है कि नहीं। साइंस एंड टेक एक इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है नासा के लूसी स्पेसक्राफ्ट के बारे में। तो पहले तो ये याद रखिएगा, नासा जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है, उसका एयरक्राफ्ट लूसी वो जुपिटर के बेसिकली यहां पर जो एस्ट्रॉयड है उस पर यहां पर उसको यहां पर एक तरीके से स्टडी कर रहा था। तो यहां पर 7 टोर्जन जैसे हो गया, कई मेन बेल्ट एस्ट्रॉयड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये मार्स और बेसिकली यहां पर देखो, जब जब आप लोगों से कई बार क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, आप लोगों को स्पेस के बारे में कम से कम आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसा था जो कि मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर कई सारे बच्चों ने शेयर किया, उसमें लगभग ये लगातार कई साल तक यहां पर पूछा गया, एक 2 साल के गैप में। तो इसलिए आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। जैसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन तो ये पूछा गया कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है वो कहां पाई जाती है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में नॉर्मली एस्ट्रॉयड बेल्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए यहां पर इसके ऊपर स्टडी करने की बात की गई नासा के द्वारा। ये फारदेस्ट सोलर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट है, क्योंकि क्यूरियोसिटी जो रोवर था यहां पर छोड़ा गया था, बताइए किसके लिए, वो भी एक कहीं पे ऊपर काम करने वाला था, सोलर पावर के ऊपर में काम करने वाला। ठीक है, तो यहां पर ये किडनी स्पेस जो यहां पर कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा यूएसए के, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। तो यहां पर इसने अपना सक्सेसफुली फर्स्ट फ्लाई जो है वो एस्ट्रॉयड की वो कंप्लीट कर लिया, इसके चलते यहां पर न्यूज में।
तो कई बार स्पेस क्राफ्ट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन एग्जाम में पूछी जाती है डायरेक्टली क्वेश्चन की फॉर्म में। डिफेंस के बारे में बात करेंगे, या आप लोग बोल सकते हैं डिफेंस और साइंस एक साथ मिल जाती है यहां पर बेसिकली। और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में भी आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। दोस्तों ये जो न्यूज है ये बात की जा रही है किसके बारे में, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के बारे में। तो इसकी अभी यहां पर इनॉग्रल फ्लाइट देखने को मिली शानदार तरीके से। तो इसके बारे में याद रखना, यहां पर लाइट कॉम्बैट जो यहां पर हेलीकॉप्टर है ये इंडिजिनसली डेवलप है HAL के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। और इसके अंदर में इंजन का नाम है शक्ति। रिसीव किया था क्लियरेंस 2017 में। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी 288 बोल सकते हो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। और रेडियस 500 किलोमीटर की ये एक तरीके से अच्छे से काम कर सकता है। और हेलेना मिसाइल इसके ऊपर इक्विप की जा सकती है। तो ऐसे हम लोग पहले क्या करते थे, इन चीजों के लिए दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे, पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर हम लोग खुद से ही अपने आप बना लेते हैं और अपने आप यूटिलाइज करते हैं। और आने वाले टाइम में तो हम लोग इनको बेचते हुए भी नजर आएंगे। ठीक है, प्रजेंट जो है ये इंडिजिनसली ये डेवलप किया गया फर्स्ट इंडिजिनसली मल्टी रोल कम्बैट हेलीकॉप्टर देखने को मिलेगा। तो ये एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली भी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हो। रसिया का एक मिसाइल सिस्टम काफी ज्यादा न्यूज में आया जिसका नाम था यहां पर बुलावा। ठीक है, तो ये बेसिकली BULAVA ये बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम आप लोगों को देखने को मिला जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब ICBM यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पर वार कर सकती है। आप लोगों को पता है ना, हमारे पास अग्नि 5 है जो कि लगभग 5000 किलोमीटर या फिर उससे आगे तक वार कर सकती है, पर लेकिन इसकी रेंज है 8000 किलोमीटर। 36,800 किलोग्राम आप लोगों को इसका वेट देखने को मिलेगा। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल ये एक मिसाइल है जो कि काफी लार्ज स्केल पर ये मल्टी वॉरहेड ये डेजिग्नेट करने वाली एक तरीके से आप लोग डिजाइन की गई उस तरीके से। ये बेसिकली 6 मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल के साथ में काम किया जा सकता है। एक ऐसा सिस्टम है जो कि एक फिर से रीटेस्ट किया गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कोई भी जैसे नहीं आप लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं अपना आंसर राइटिंग की या फिर कई सारी चीजों की, अपने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, तो यहां पर भी इनको प्रैक्टिस कर करके देखते रहते हैं ठीक काम कर रही है कि नहीं है। कल को कहीं छोड़ना पड़ जाए तो, जैसे कि रसिया और यूक्रेन की लड़ाई को चलते ऐसी न्यूज कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है इंडिया और बांग्लादेश की नेवी के बारे में। इनके द्वारा कोरपैट और एक्साइज बोंगो सागर यहां पर देखने को मिली। ये जो एक्साइज है यहां पर इसका 4th एडिशन देखने को मिला, ये बेसिकली बोंगो सागर। और 5th एडिशन यहां पर देखने को मिला कोरपोट, यहां पर बेसिकली कोरपैट जिसका नाम है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। बोथ बायलेटरल नेवी एक्साइज है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। तो कल को चलकर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी बाउंड्री टच करता है। अगर आप लोग इंटरनेशनल बाउंड्री के बारे में बात करें, कितने ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री टच करते हैं हमारे देश के, बताइए जरा, देखो तो जरा किस किस को याद है। आयरन डोम के बारे में तो आप लोगों ने सुना है। यहां पर बात की जा रही है इजराइल के एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो यहां पर ये काफी ज्यादा सिस्टम अभी न्यूज में देखने को मिला। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है लॉन्ग रेंज के लिए, जो कि ज्वाइंटली इजराइल और USA के द्वारा डेवलप किया गया था और डिप्लॉय किया गया 2017 में। तो इसके बारे में याद रख सकते हैं। आयरन डोम के साथ में ये भी आप लोगों से यहां पर पूछा जा सकता है। ठीक है, ये यहां पर E है। ठीक है, तो यहां पर 100 ये एटमोस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलेगी। ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसको लेकर भी। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको देखकर अक्सर पाकिस्तान और चीन जो है उनकी बेसिकली क्या कहते हैं कि क्या बोलूं, शब्द याद नहीं आ रहा कोई अच्छा सा उल्टे सीधे शब्द याद आ रहे हैं। त्रिशक्ति प्रहार जो है वो देखने को मिले यहां पर, मतलब डरे रहते हैं। त्रिशक्ति प्रहार एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है हमारे देश के अंदर में, जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स मिलकर काम करती है यहां पर। यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा मिलकर म्यूचुअली कोऑर्डिनेट कर अपनी इफिशिएंसी दिखाई जाती है, ताकि कल को चलकर अगर जरूरत पड़े तो जैसे 1971 की लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ में, उनको बेसिकली हम लोगों ने तलवे चढ़ाए थे। ऐसे ही यहां पर बात की जाती है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को, जिस तरीके से यहां पर, ताकि हम अपनी पावर देख सकें और कल को चलकर जरूरत पड़े तो उसका इस्तेमाल भी कर सकें। तो यहां पर याद रखिएगा त्रिशक्ति प्रहार, तो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिलेगी सारी फोर्सेस की हमारी। और राजस्थान में रिसेंटली अभी देखने को मिली। ठीक है, हमारे देश के अंदर में अगर आप लोग बात करेंगे तो काफी बड़ा कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया लगभग 7500 किलोमीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया के बारे में आप लोग यही बात याद रखना कि इसको प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने के लिए हमारे देश के अंदर में कई सारे इनिशिएटिव है। उसमें सागर कवच एक आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहां पर कंडक्ट किया जाता है सेमी एनुअली, और यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड का ये सिस्टम देखने को मिलेगा। क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसके चलते यहां पर ये चीजें सामने निकल कर आती है।
क्वेश्चन ये याद रखना कि कोस्टल लाइन हमारे देश की सबसे ज्यादा बड़ी अगर किसी राज्य की है तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। राज्य की बात कर रहा हूं, ये यूनियन टेरिटरी की बात नहीं कर रहा हूं। राज्य में सबसे ज्यादा गुजरात की देखने को मिलेगी और सबको अगर काउंट करना चाहते हैं तो यूनियन टेरिटरी में अंडमान और निकोबार की आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहां पर कई बार पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री किसकी है, वो है गुजरात की, ठीक है ना। ऐसे ही एक मिलिट्री एक्सरसाइज आप लोगों को इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलेगी जिसका नाम है इंडिया श्रीलंका ज्वाइंट एक्सरसाइज, जिसका नाम है मैत्र शक्ति। 2023 में एक्सरसाइज देखने को मिली आप लोगों को मैत्र शक्ति यहां पर। तो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और श्रीलंका की आर्मी के बीच में। 9th एडिशन इसका नजर आया यहां पर रिसेंटली अभी, ठीक है। इसका ज्वाइंट जो काम चलता है यहां पर यूनाइटेड नेशन के चार्टर के हिसाब से चलता है। ऐसा नहीं कि अपनी दादागिरी चलाते हैं हम लोग, तो यूएन की जो मैंडेट है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है यहां पर नेवल एक्सरसाइज है, यहां पर SLINEX के नाम से याद रखना, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। ये आप लोगों को एक नेवल एक्सरसाइज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिक और इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज आना नहीं है, ठीक है। इंडिया और यूएसए के बीच में ज्वाइंट एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो याद रखना ये है बेसिकली वज्र प्रहार, जो पहले भी आप लोगों ने कई बार सुनी है मेरे मुंह से, जो कि मेघालय में आप लोगों को देखने को मिली। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज याद रखना यहां पर कैसे मिलकर काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको आने वाले टाइम में यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करते हैं। और भी कई सारी एक्सरसाइज है, जैसे एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प हो गया, एक्सरसाइज कोप इंडिया हो गया, मालाबार एक्सरसाइज हो गया जिसमें यहां पर जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करते हैं, और रेड फ्लैग एक्सरसाइज भी इंडिया और यूएसए के बीच में देखने को मिलती है। ये एक एक्सरसाइज जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं, ये इंस्टीट्यूट की गई थी 2022 में। फर्स्ट एडिशन इसका कंडक्ट किया गया था यहां पर राजस्थान के अंदर में, महाजन राजस्थान के अंदर में, और ये एक एनुअल एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में AUSINDX, इसी के साथ में यहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहां पर एक्सरसाइज पैच ब्लैक। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में भी हम लोग कई सारे इनिशिएटिव लेकर चल रहे हैं, क्योंकि इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया भी देखने को मिलता है, तो कैसे मिलकर काम कर सकते हैं उसके ऊपर चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। ऐसे ही इंडिया और नेपाल के बीच में एक्सरसाइज है सूर्य किरण, इसका नाम याद रखेगा। 17th एडिशन अभी उत्तराखंड पिथौरागढ़ के अंदर में यहां पर देखने को मिला, जो कि यहां पर दोनों कंट्री के बीच में ये कंडक्ट कराया गया, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग यहां पर बनते हैं। डिफेंस से रिलेटेड अगर आप एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहां से, ठीक है। बात करते हैं यहां पर आर्ट एंड कल्चर के बारे में, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये पूछे जाते हैं। तो यहां पर कजिकोड ग्वालियर के अंदर में बात की जा रही है यूनेस्को क्रिएटिव लिस्ट के बारे में बात की जा रही है, क्रिएटिव सिटी लिस्ट के बारे में। तो कजिकोड और ग्वालियर को इसके अंदर में ऐड किया गया। यूनेस्को की जो यहां पर यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की जो लिस्ट थी 2004 में सामने निकल कर आई। ऑलमोस्ट 300 के करीब सिटी अराउंड द वर्ल्ड करंटली आप लोगों को यहां पर इसके नेटवर्क में नजर आती है, जिसमें हम लोग यहां पर आर्ट कल्चर, ये बेसिकली मीडिया, फिल्म, ये गेस्ट्रोनॉमी या लिटरेचर, इनके बारे में बात करते हैं। हमारे देश में चेन्नई, हैदराबाद, वाराणसी, जयपुर, श्रीनगर, ये ऑलरेडी इस लिस्ट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो अभी रिसेंटली यहां पर कजिकोड और ग्वालियर आप लोगों को देखने को मिले, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, कंफ्यूज आना कतई नहीं है, ठीक है। बाकी इसी को और तसल्ली में अगर देखना चाहे तो यहां पर इस पर्टिकुलर ये स्लाइड के थ्रू भी और सिस्टमेटिक वे में दिखाने की कोशिश की गई है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी रिसेंटली विजिट किया गया यहां पर बिरसा मुंडा के जो विलेज थे, बेसिकली वहां पर बिरसा मुंडा जिसके नाम पे आप लोग जनजातीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो कई बहुत ही कम उम्र में लोगों को ऐसी सीख देकर जाना, तो ऐसे इंसान को भगवान मान लिया जाता है फिर जब इंसान जो है ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स कोई काम करके चला जाए। तो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए हीरो आप लोग बोल सकते हैं मुंडा ट्राइब के लिए। तो यहां पर इनके द्वारा एक फेद भी स्टार्ट किया गया था ताकि लोगों की बुरी आदतों को छुटाया जा सके, जिसका नाम बिरसायत रखा गया था। धरती अब्बा या फिर अर्थ फादर के नाम से भी इनको जाना जाता था। 25 की उम्र में इंसान की जान चली गई, पर उसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं एक तरीके से इनके नाम पर हम लोग एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है, और 2011 में ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। समझ रहे हैं आप लोग कि कितना शानदार जीवन जी कर गए कि हम लोग पढ़ रहे हैं उनके बारे में। आज बात करते हैं यहां पर कुछ न्यूज है यहां पर ज्योग्राफी के बारे में, जो कि लोकेशन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के बन जाते हैं। दोस्तों यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, ये है केमन आइलैंड के बारे में। केमन आइलैंड जो है वो एग्जिट हुआ FATF से, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, जो कि एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी देखने को मिलेगी वेस्टर्न कैरिबियन रीजन के अंदर में। ये हो गया यहां पर गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो यहां पर आप लोगों को केमन आइलैंड देखने को मिलेगा यहां पर। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। कैपिटल है इसकी जॉर्ज टाउन, करेंसी इसकी आप लोगों को डॉलर देखने को मिलेगी, और ये मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम फॉलो करता है यहां पर, ठीक है। FDI के लिए काफी फेमस आप लोगों के लिए है यहां पर, खासकर इंडिया के अंदर में, क्योंकि ये ऐसे देश इनको बोला जाता है जो कि एक तरीके से आप लोगों को बेसिकली ना टैक्स हेवन कंट्री का नाम कई बार देते हैं ना, तो उनमें से एक आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां पर ज्यादा टैक्स की जरूरत नहीं होती है। तो हमारे देश की कंपनी वहां पर फलती फूलती नजर आती है टैक्स चोरी करने के लिए। अभी रिसेंटली मेजर व्हाइट हाइड्रोजन का जो डिपॉजिट है वो पाया गया फ्रांस के अंदर में, जिसकी वजह से न्यूज में था। व्हाइट हाइड्रोजन क्या है?
एक नेचुरल गोल्ड बोला जाता है इसको, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहां पर इसको जियोलॉजिक हाइड्रोजन भी बेसिकली बोला जाता है। काफी क्लीन एनर्जी पोटेंशियल है इसमें, एक तरीके से अर्थ की जो क्रस्ट में देखने को मिलता है, आर्टिक रीजन में नॉर्मली देखने को मिलता है। काफी अबेंडेंस और रिन्यूएबल एनर्जी की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। ग्रीन, ब्लू, ग्रे, कई तरीके हाइड्रोजन के बारे में मैंने भी आप लोगों को पढ़ा है कि किस तरीके से इनको प्रोड्यूस किया जाता है, पर लेकिन यहां पर ये नेचुरल है, जिसके चलते यहां पर फ्रांस के अंदर में पाया गया। तो इसको बोला गया कि ये रिवोल्यूशनाइज कर देगा वर्ल्ड में आने वाले टाइम में, अगर ढंग से इसका यूटिलाइजेशन किया गया तो रिन्यूएबल एनर्जी को। एक लोकेशन है जिसका नाम है यहां पर सेंट हेलेना, ठीक है। तो यहां पर ये सेंट हेलेनस है, पर्टिकुलर माउंट रीजन है, कहां पर ये एक वोल्केनो रेंज आप लोगों को देखने को मिलेगी वॉशिंगटन के अंदर में, अमेरिका के अंदर में। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का पार्ट है यहां पर, इसलिए दुनिया भर के यहां पर आप लोगों को बेसिकली जो ज्वालामुखी फटते हुए नजर आते हैं। तो रिसेंटली अभी बात किया गया यहां पर 400 से भी ज्यादा अर्थक्वेक जो है रिसेंटली अभी रिकॉर्ड यहां पर किए गए इस पर्टिकुलर रीजन में। तो रिंग ऑफ फायर के बारे में आप लोगों को बताइए, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। पैसिफिक ओशन के अंदर में एक बेल्ट देखने को मिलेगी जहां पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है कि आज की डेट में अगर बोला जाए तो ये बहुत ही लार्ज स्केल पर यहां पर आप लोगों को अर्थक्वेक जोन देखने को मिलेगा। तो रिंग ऑफ फायर इसको नॉर्मली बोला जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली एक वोल्कानो फटा जापान के अंदर में और उसकी वजह से एक नया आइलैंड सामने निकल कर आ गया। तो याद रखना यहां पर ये एक तरीके की एक्टिविटी देखने को मिली जिससे जो आइलैंड निकलकर आया सामने निकलकर, तो उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ओगसवारा आइलैंड। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये पर्टिकुलर यहां पर जो लोकेशन है इसको यहां पर बोनिन आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। 30 आइलैंड का लगभग आप लोगों को यहां पर ये ग्रुप देखने को मिलेगा और ये पर्टिकुलर एरिया जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लोकेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं। तो जापान के अंदर में काफी अर्थक्वेक वगैरह और ये ज्वालामुखी फटते रहते हैं, तो उसी का ये एक नतीजा है। इलीगल तरीके का कंस्ट्रक्शन देखने को मिला यहां पर नर्मदा रिवर के पास में, तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में आ गया। तो नर्मदा रिवर आप लोगों से पूछा जा सकता है, अमरकंटक प्लेटू से यहां पर ये ओरिजिनेट होती है और हमारे देश के अंदर में ये नॉर्थ इंडिया अगर बात करें यहां पर डिवाइड करती है। नॉर्थ इंडिया आप लोग यहां पर देखते हैं और साउथ इंडिया को बिल्कुल बीचों बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। ये सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में आती है और कई सारी इसकी ट्रिब्यूटरी भी हैं जो कि आप लोग यहां पर याद रख सकते हैं। तो इसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये था आज का डिस्कशन। बाकी अगर आप लोग सीरियस होकर तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी की, तो यूपीएससी के कोर्सेज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या दूसरे किसी एग्जाम की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं आईबी, आरओ या बेसिक कोर्स भी यहां पर, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे एक ही पर्टिकुलर कोर्स के अंदर में। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सीडीएस के लिए या फिर इंडिविजुअल अगर सब्जेक्ट आप लोग लेना चाहते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन फ्री टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी यहां पर आप लोगों के लिए अवेलेबल है। प्रैक्टिस क्विज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग एसएलवी प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं वेबसाइट studyloverv.in के साथ में, या फिर आप लोग यहां पर कनेक्ट हो सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका लिंक वीडियो के नीचे भी आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी लेक्चर कैसा लगा आज का जरूर बताना। आप लोग आज के लेक्चर को कितना रेट करोगे, और इसी के साथ में इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी और आने वाले टाइम पे एप्लीकेशन पर भी पब्लिश कर दी जाएगी। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने शानदार तरीके से इसको एंजॉय किया होगा। फिर भी कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताना, उसको साइड में किया जाएगा। अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए और फीडबैक जरूर दीजिए आप लोग जैसे भी इसको एंजॉय करते हो लेक्चर को, और कोई सजेशन हो तो वो भी बताइए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।